बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप तमाम लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी। सबसे पहले तो आप लोगों को फॉर्मली वेलकम करता हूं इंस्टीट्यूट के बैनर पर। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमारे इंस्टीट्यूट पर अपने अतमाद का इजहार किया। तो मैं अपना तारुफ करवा दूं, मेरा नाम आबिद खान है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपका मेंटोर नहीं हूँ, आपके ऑनरेबल मेंटोर मौजूद है माशाल्लाह से, मोबीन साहब इंशाल्लाह इस बैच को लीड करेंगे। मेरा मकसद यहाँ पे आपके सिर्फ कीमती टाइम में से 10 मिनट लेना होगा। थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा इदारे के बैकग्राउंड के बारे में, इस कोर्स के बैकग्राउंड के बारे में, ताकि आपको थोड़ी सी एवेल्यूशन करने में आसानी हो सके कि आपने जिस इंस्टीट्यूट पर अपने एतमाद का इजहार किया है वो इंस्टीट्यूट किस रेपुटेशन का हामिल है। तो बगैर टाइम का ज़्यादा किए जी हम स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे और आप तमाम लोगों के इल्म में इजाफा फरमाए, और जिस मकसद के लिए हम इस कोर्स में को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप अपना टाइम निकाल कर जिस मकसद के लिए तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला उस मकसद को पूरा फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट के बारे में बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एजुकेशनल एक्सीलेंस हैं, और ये कोई दावा नहीं है, ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपको ऑन द फ्लोर ये बात कर रहा हूँ। और इसकी बात की तस्दीक आप इस तरह से कर सकते हैं कि एक तो सबसे पहले हम पाकिस्तान के अंदर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के कोर्सेज करवाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पायनीर हैं, इनके बानी हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में हम लोगों ने ये कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए। टैक्स के कोर्सेज हैं हमारे पोर्टफोलियो में, आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर करता हूँ। तो क्वालिटी के हिसाब से 2021 या गलबन 22 में एक काफ़िला एक स्टार्ट हुआ था, या एक शख्स ने ये जर्नी स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दीगर मुल्कों में हज़ारों स्टूडेंट जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे से अपने सक्सेसफुल कोर्स करने के बाद अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाए में वो मुख्तलिफ जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। और वाई यू चूज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, तो इसके पीछे एक वजह है। वो वजह ये है कि हमारा शुरू से जो एक मॉडल रहा है वो ये रहा है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में जो इंडस्ट्री का गैप होता है उस गैप को हमने फिल करना है। आप लोग बहुत सारी चीज़ें थ्योरी में पढ़ के आ जाते हैं, लेकिन जब तक उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना आपको नहीं आता तब तक वो चीज़ आपके लिए यूज़फुल या बेनिफिशियल साबित नहीं हो पाती। तो हमारा मकसद उस गैप को ख़त्म करना है, उस गैप को बिल्कुल जो है वो रिमूव करना है, ताकि थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में एक कनेक्शन कायम हो सके और आप अपने काम को जो ना बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें। तो इसी तरह आगे चलते हैं जी। आपके सामने इदारे के सीईओ साहब का प्रोफाइल मौजूद है। राय बशारत अली साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह से। वो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो राय साहब की शब रोज़ की मेहनत है जी इस इंस्टीट्यूट को स्टैंड करने में, और अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूट इस वक्त पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों के अंदर जो है वो अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहा है, जिसमें से हेड ऑफिस इस वक्त आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो राय साहब का एक ही मिशन, एक ही चीज़, वही जो मैंने आपको पहले अर्ज़ की कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में जो गैप है उस गैप को हमने ख़त्म करना है। तो ये बार बार ये बात बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि हम लोग सिर्फ थ्योरी पे फोकस नहीं कर रहे होते, हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को चीज़ें प्रैक्टिकली हैंडल करने में, उन कंप्लेंसेस को प्रैक्टिकली देखने में आप लोगों को आसानी हो सके। तो इंस्टीट्यूट की अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली ब्रांच इस्लामाबाद, जहां पे इस वक्त विराजमान हैं आप लोग, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरी ब्रांच हमारी कराची शारे फैसल पे मौजूद है, सीजर टावर शारे फैसल पे बिल्कुल आयशा भवानी स्कूल के सामने। और तीसरी ब्रांच हमारी लाहौर पेस शॉपिंग मॉल 5th फ्लोर पे हम लोग जो है वो लोकेट करते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं आईसीटी के कोर्सेज़ की बात करूं कि आईसीटी अपने पैनल से कौन कौन से कोर्सेज़ करवा रहा है, तो आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त सबसे पहले इंटरनेशनल टैक्सेशन के कुछ कोर्सेज नज़र आ रहे हैं, जिसमें यूएसए, यूएई, कैनेडियन, यूके। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि यार आप लोग पाकिस्तान में बैठकर इंटरनेशनल टैक्सेशन के कोर्सेज क्यों करवा रहे हैं। तो ये सवाल हमें अक्सर पूछा जाता है। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों को इसका थोड़ा एडवांस जवाब दे दूं, ताकि आप लोगों के जहन में जो सवाल चले उसका फौरी तौर पे आपको रिप्लाई मिल सके। तो इंटरनेशनल कोर्सेज हम ये लोग इसलिए करवा रहे होते हैं कि आपके पाकिस्तान में बैठकर, इंडिया में, बांग्लादेश में बैठकर लोग इंटरनेशनल टैक्स की कंसल्टेंसी की लोगों को सर्विसेज दे रहे होते हैं। अब वाई दे चूज अस, हमसे वो सर्विसेज क्यों लेंगे गोरे, जबकि उनके अपने मुल्क में टैक्स कंसल्टेंट मौजूद हैं। यस, बिल्कुल उनके मुल्क में हैं टैक्स कंसल्टेंट, हमसे क्यों लेंगे? हमसे सर वो इसलिए सर्विसेज लेंगे क्योंकि हम लोग उनको सर्विसेज देते हैं चीप प्राइस पे।
ठीक है, आपको पता है कि वहाँ पे एक लेबर जो कॉस्ट आ रही होती है वो पर आवर्स के हिसाब से $15-20 नॉर्मली कनाडा में, यूएसए के अंदर पर आवर के हिसाब से चल रही होती है। और अगर एक कॉर्पोरेट आप लेवल के बंदे से अगर आप उससे कोई कंसल्टेंसी या कोई सर्विसेज लेंगे तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि वो आपसे हज़ारों डॉलर में चार्ज कर रहा होगा अपनी सर्विसेज। और यही सर्विसेज हम लोग पाकिस्तान में बैठकर इसलिए कम प्राइस पे दे रहे होते हैं कि जब वो करेंसी यूके की करेंसी या यूएसए की करेंसी हमारे मुल्क में आती है तो वो ऑटोमेटिकली वो 300-400 गुना वो करेंसी बढ़ जाती है और हमारे लिए वो मनी इनफ होती है। ठीक है, और उनको देते हुए वो परेशानी या वो एक होता है कि वो एक एहसास नहीं होता कि हम लोग बहुत ज़्यादा पे कर रहे होते हैं। तो मेरी बात करने का खुलासा ये हुआ कि उनको चीप प्राइस के ऊपर उनको यही सर्विसेज अगर हमसे मिल रही हैं तो वो कॉस्टली प्राइस के ऊपर वो मुख्तलिफ दूसरे लोगों से वो क्यों लेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने ये इंटरनेशनल कोर्सेज, जिसमें अभी स्क्रीन पर एक कोर्स नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको बताना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आईसीटी ने ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंसी का भी हमने अभी एक कोर्स लॉन्च कर दिया हुआ है। अभी अगस्त के अंदर उसका इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच आ रहा है। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे अपने इदारे की प्रमोशन करने के लिए, अपने कोर्सेज की प्रमोशन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठा हुआ। मेरा मकसद आप लोगों को सिर्फ ये बाराबर करवाना है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस इदारे पे आपने एतमाद किया है वो इदारा कितनी अच्छी वर्थ का हामिल है और इंशाल्लाह आपको आगे जाकर हमसे क्या मिलने वाला है। तो इसके साथ साथ हमारा एक दूसरा कोर्स है, सर्टिफाइड टैक्स एडवाइज़र का कोर्स है। ये प्योरली हमारा पाकिस्तानी टैक्स जो टैक्स की कंप्लाइंसेस हैं उनका कोर्स है, जिसके अंदर हम टैक्स की बेसिक कंप्लाइंसेस से लेकर एडवांस तक मुकम्मल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं एफबीआर के पोर्टल के ऊपर। इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक कोर्स है आईपी का। आपके पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस स्किल से जो है वो बस्ता होंगे। तो इसकी स्किल भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा, इसकी सब्सिडी लेने के लिए लोग होते हैं। सर प्लीज़ मुबीन साहब के साथ वाली सीट पे रख लीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे क्विक बुक जीरो का हमारा कोर्स है जो कि यूके के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जीरो का। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में एफबीआर का हम आयरस का पोर्टल यूज़ करते हैं तो यूके के अंदर वो हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारा एडवांस टैक्स एंड लिटिगेशन का एक कोर्स है। ये खासकर हम जो हमारा कोर्स है ऐसे लोगों के लिए है जो, वास्ता प्लीज़ आइए, ऐसे लोगों के लिए जो कॉर्पोरेट की फील्ड से वाबस्ता लोग हैं या जो लोग लॉयर्स होते हैं या फिर जो लोग जिन्होंने आईटीपी का लाइसेंस ले रहा होता है, ये उनके लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा वर्थ का हामिल है। आगे चलते हैं बगैर टाइम का ज़िया किए। मेरे पास एक नेक्स्ट कोर्स है, कंपनी सेक्रेटरी का हमारा कोर्स है। ये प्योरली कोर्स कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग हैं जो कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ आना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर कितनी टाइप्स के बिजनेस काम करते हैं, कितनी टाइप्स की कंपनीज हैं, उनको आप रजिस्टर्ड कैसे किया जाता है, उनके किस टाइप में रजिस्टर करने से आप अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं, किस टाइप में रजिस्टर करने से आप अपनी कंपनी का नफ़ा नुकसान आप मतलब वो सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर हम कॉर्पोरेट को मुकम्मल एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। इसके साथ साथ जो लोग सेल टैक्स की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए हमारा एक स्पेशल कोर्स है सेल्स टैक्स का, जिसमें हम सेल्स टैक्स के मुकम्मल एनेक्चर्स, सेल टैक्स का रिफंड, सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम कवर करवाते हैं। जो लोग स्टॉक के अंदर, जो लोग दिलचस्पी रखते हैं हम स्टॉक मार्केट के अंदर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उनके लिए भी हमारा एक कोर्स है जो बिल्कुल अभी रिसेंट स्टार्ट हुआ है। और इसके अंदर हम मुकम्मल फंडामेंटल जो मार्केट का उतार चढ़ाव होता है, मद्देनजर होता है, वो सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करते हैं और फिर उसको आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं कि आप किस तरह से अपने स्टॉक को आप सिक्योर कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत लंबी लिस्ट है, मैं बिल्कुल भी आपका टाइम बहुत कम लेना चाहता हूं क्योंकि आपके जो ऑनरेबल ट्रेनर हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डाटा एनालिस्ट का हमारे पास एक कोर्स है और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फील्ड में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमारे पास एक कोर्स है। इस तरह हमारी एक दूसरी सिस्टर कंसर्न ब्रांच है आईटीटी के नाम से, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग्स, जिसमें प्योरली हमारे कुछ आईटी के डिजिटल ट्रेनिंग्स के हमारे कोर्सेज हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, वर्डप्रेस का कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग के कुछ कोर्सेज हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है। तो लाइक एज ट्रक डिस्पैचिंग, यूएसए के अंदर ट्रक डिस्पैचिंग की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो इसका कोर्स हम ऑफर कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ आपकी स्क्रीन पर काफ़ी सारे कोर्सेज आ रहे होंगे। मेडिकल बिलिंग का प्योरली एक यूएसए बेस्ड कोर्स है कि यूएसए के डॉक्टर्स के साथ आपने उनके मेडिकल बिलिंग का काम कैसे करना है, ये भी हम प्रैक्टिकली, हमारा 3 महीने का ये कोर्स है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो इदारे का दिखाऊं तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन मदर ब्रांच है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से। इसके साथ साथ आईटीटी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको इन्फॉर्म किया, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग हमारी एक सिस्टर कंसर्न ब्रांच है। इसके अलावा बशारत अली एंड कंपनी के नाम से हमारी अपनी एक लॉ फर्म है जिसमें हम टैक्स की कंसल्टेंसी की, ला की हम लोग कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं क्योंकि हमारे सीईओ साहब माशाल्लाह खुद एडवोकेट हैं और ही हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। तो माशाल्लाह उनके नाम से जो है वो हमारी कंपनी है। इसके साथ साथ टोसिनवा टैक्स सोल्यूशन, ये यूएसए बेस्ड हमारी एक कंपनी है जहाँ पे हम यूएसए में अपनी सर्विस दे रहे होते हैं। इसके साथ साथ मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग्स के नाम से हमारी एक और सिस्टर कंसर्न ब्रांच है। इसमें हम लोग
नेफ्टा के कोर्सेज या कुछ इस तरह के दूसरे कोर्सेज इसके फ्लैग के नीचे हम लोग ऑफर कर रहे होते हैं। आपके सामने आपके ऑनरेबल ट्रेनर का प्रोफाइल मौजूद है। इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि वो खुद आएँ और अपना वास्ट एक इंट्रोडक्शन है वो आपके साथ शेयर करें, लेकिन मैं एक छोटा सा आप लोगों को तारुफ देना चाहूँगा कि जो आपके ऑनरेबल मेंटोर इस कोर्स को लीड कर रहे हैं माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सैयद मुबीनुद्दीन साहब। ही हैज़ अराउंड 30 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड माशाल्लाह से, और पहले हमारे साथ कैलेंडर मैनेजमेंट का एक बैच कामयाबी के साथ बढ़ा चुके हुए हैं और बहुत अच्छा स्टूडेंट्स का फीडबैक हमें मिला है। आप कहेंगे कि सर ये सारी बातें तो आप ही कर रहे हैं, फीडबैक कहाँ मिला है, हमें भी दिखाएं। तो सर आई विल वार्मली वेलकम कि आप हमारे www.ict.edu.pk हमारी वेबसाइट पर जाइए, हमारे फेसबुक पेज के लिंक है वहाँ पे, आप वहाँ पे जाइए, हमारे यूट्यूब पे डेमो लेक्चर्स पड़े होते हैं वहाँ पे जाइए, तो आप हमारे फीडबैक चेक कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग किस क्वालिटी में जाके कन्वे कर रहे होते हैं, और ये अंदाज़ा इंशाल्लाह आपको आने वाले कुछ दिनों में भी होने वाला है इंशाल्लाह। तो इसके साथ साथ अगर आज के जो हमारा सेशन होने जा रहा है, मैं बस अपना वाइंड अप करने जा रहा हूँ। आज के सेशन का हमारा कुछ मैकेनिज्म इस तरह से होगा कि इस सेशन के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट मैंने वाइंड अप कर दिया हुआ है, इदारे का एक शॉर्ट सा ब्रीफिंग थी, एक तारुफ था जो कि मैंने आप लोगों की समातों की नज़र कर दिया हुआ है। इस सेगमेंट का दूसरा पार्ट सैयद मुबीनुद्दीन साहब इंशाल्लाह आपको इस कोर्स के बारे में इंशाल्लाह थोड़ा सा ब्रीफिंग देंगे कि इस कोर्स में हम कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह लास्ट में हमारा एक मुकम्मल क्वेश्चन एंड आंसर Q&A का सेशन होगा, जिसके अंदर आपके लाइव तमाम क्वेश्चन लिए जाएंगे और मुबीन साहब भी मौजूद होंगे, मैं भी मौजूद हूँगा, इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। तो इंशाल्लाह जी बगैर फिर किसी टाइम का ज़िया करते हैं मैं मुबीन साहब को वेलकम करूंगा। सर प्लीज़ तशरीफ़ लाइए और बाकायदा आगाज़ कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बिल दिली की बाबरकत नाम से, और अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत दे, हमारे इल्म में बरकत दे, और जो हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके लिए एक अच्छा जो है वो बेहतर जो है अपॉर्चुनिटी साबित हो। इस टेंडर मैनेजमेंट को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक इसका रेफरेंस दे देता हूँ कि हम बाज़ार जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाकर सबसे पहले क्या दुकानदार वेट कर रहा होता है, जो बेचने वाला है वो इंतज़ार करता है कि कोई ख़रीदार आए। जबकि इस प्लेटफॉर्म में आपको खरीदने वाला जो है आपका इंतज़ार कर रहा है कि जो अब खरीदने वाला इंतज़ार कर रहा है कि कोई बंदा आके मेरी चीज़ें सेल कर दे। यानी कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि अगर आप देखें इंटरफेस में जब आप जाएंगे, इंशाल्लाह जब हम इंटरफेस मॉड्यूल में जब जाएंगे तो एक थोड़ी सी आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। ये प्रिक्योरमेंट एक क्लोज हो रही है, 13 मिनट रह गए, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई आके हमें चीज़ें अपनी सेल कर दे, खरीदने वाला इंतजार कर रहा है। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। नाउ विल बी डिस्कस अबाउट, हम अपने इंट्रो की तरफ आते हैं। ओरिएंटेशन क्लास 1, ई पैड वर्जन 1 और V2। ई पैड बेसिकली है क्या? ई पाक एक्विजिशन एंड डिस्पोजल सिस्टम, यानी कि कहाँ खरीदा, जो चीज़ें आप जो है अपनी चीज़ों को, गवर्नमेंट बॉडीज जो है अपनी चीज़ों को खरीदना चाह रही है। किससे खरीदना चाह रही है? आप लोगों से खरीदना चाह रही है। V2 एक नया प्रोसेस है, नया वर्जन है, नया इंटरफेस है, जो कि ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, ट्रांसपेरेंट है। इसमें आप जो है जब काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। इंटरफेस को चेक करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा काम करने में V2 के मुकाबले में। इसमें ज़्यादा स्टेप्स फॉलो किए गए लेकिन क्लियरिटी ज़्यादा है। आपका ट्रस्ट के लोग इदारे के ऊपर बिल्ट हो जाता है। यानी कि आप ये कहते हैं कि मैं जाता हूँ मुझे बिजनेस नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। आप कहते हैं कि मुझे किसी इदारे में एंटर होने ही नहीं दिया जाता, मुझसे कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता। तो इस प्लेटफॉर्म में ई पैड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके दरमियान, प्रिक्योरिंग एजेंसी के दरमियान और वेंडर के दरमियान एक लिंक है, एक ब्रिज है, जिसमें आप किसी को जानते नहीं लेकिन एक रिलेशन डेवलप हो जाता है। इस सेशन में हमने पढ़ना है, आज ओरिएंटेशन क्लास है, इसमें जो हम पढ़ेंगे कि पूरे वर्जन के बारे में, V1 क्या है, V2 क्या है,
प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी होंगे, और जहां पे डेमो की जरूरत पड़ेगी हम उसको डेमो इंटरफेस को खोल के उनके स्टेप्स को भी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बुकिश नॉलेज दे देंगे कि आपने टेंडर में जाना है, पार्टिसिपेट करना है, उसकी क्लैरिफिकेशन लेनी है, किस बिड सबमिट करनी है, आपको एलओआई मिलेगा। मीन ऐसा नहीं है। मीन कि हम आपको पहले सारे स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद इंटरफेस में जाएंगे। पहला इंटरफेस जो हमारा V1 के बारे में हुआ, जब V1 कंप्लीट हो जाएगा फिर हम V2 में जाएंगे, पेपरा रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने उन रूल्स को देखना है कि पेपरा के कितने रूल्स हैं और वेंडर का किस किस रूल के बारे में जानना जरूरी है। सारे रूल्स तो उसके नहीं है ना, जो पेपर रूल्स में है कोई 58 या 56 में जो है रूल्स हैं, सारे के सारे वेंडर्स के लिए नहीं है, प्रोक्योरिंग एजेंसी के लिए हैं। उनमें से आपके लिए बेनिफिशियरी कौन से हैं, अपने आप जो है वो चीज को पिक करें जहां जो कि आपसे रेलेवेंट है, उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? This course is designed to develop the practical knowledge about the public procurement, EPAD and PEPRA regulation from vendor perspective. हम क्या कर रहे हैं? प्रिक्योरिंग एजेंसी तो डेफिनेटली अपना काम कर रही है, चीजों को अपलोड कर रही है, वो बताती है कि ये डिपार्टमेंट है, इनको किन टर्म कंडीशन में, किन शराइत पे ये चीजें खरीदनी है। वो अपनी चीजें कहां पे ऐड करेगा? ई पैड के ऊपर करेगा, पेपरा के ऊपर करेगा, और वेंडर के प्रोस्पेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने किस तरह उन चीजों को देखना है, उनको टैकल करना है और उनसे जो है कोऑर्डिनेशन करके अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। मार्केट में एंटर होने के लिए एक लोकल एरिया से एक वास्ट एरिया में, मीन के अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, आप पिंडी इस्लामाबाद में काम करते हुए ऑल ओवर द पाकिस्तान नेशन वाइड की तरफ चले जाएंगे, इंटरनेशनल तरफ भी जाएंगे, इंटरनेशनल टेंडर भी हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। मीन कि आपका जो एक्सपोजर है वो लिमिटेड से एक वास्ट फील्ड की तरफ जा रहा है। इस ट्रेनिंग के एंड के ऊपर, बाय द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोक्योरिंग फ्रेमवर्क इन पाकिस्तान, उनकी रजिस्ट्रेशन किस तरह होती है, और वेंडर का अकाउंट ई पैड के ऊपर कैसे ओपन करना है। डेफिनेटली आपको किसी भी जगह पे प्रोडक्ट अपनी सेल करनी है, कोई अपनी सेल करना चाहते हैं तो कोई दुकान होती है, कोई नाम होता है। जब तक कोई दुकान नहीं, कोई नाम नहीं, यहां पर क्या है? अकाउंट है। अकाउंट वो चीज है जो कि आपकी दुकान है। आपने क्या करना है? यह अकाउंट ओपन करना है। जरूरी नहीं कि आपके पास 10-20 लाख रुपए हैं आप फिर बिजनेस करना चाहें, आप 10-20 हजार या 1 लाख रुपए से भी काम कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है कि जब आप चीज को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, इसमें सिस्टम से चीजें सर्च करके फिर मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि बिजनेस को विन कैसे करना है, किन किन एस्पेक्ट को देखना है, कितनी अपने ओवरहेड्स को कम कहाँ करना है, ओवरहेड्स को कहाँ जो है अपने, क्योंकि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को तो आप कम नहीं कर सकते, वो फिक्स होंगे। आपने ओवरहेड्स को कहाँ पे कम करना है, सिस्टम में एंटर होने के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है। मैं तमाम चीजें आपको इस बैच 2 में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। बिड की सबमिशन किस तरह है, इलेक्ट्रॉनिक, पहले क्या है कि आप गवर्नमेंट बॉडीज को पहले चाहिए था कोई चीज प्रिक्योर करनी है, वो टेंडर एक बड़ा फील्ड है, छोटे फील्ड पैटी कैश, आरएफक्यू और टेंडर, 3 किस्म की प्रिक्योरमेंट है। पैटी कैश जो है वो 100,000, 1 लाख रुपए तक की लिमिट, इसमें टैक्स इंक्लूड है। जब पैटी का जिक्र आएगा तो आपके जहन में आना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं वो 1 लाख से कम है, इसमें आपका 18% टैक्स, 5% आपका इनकम टैक्स और आपके प्रॉफिट शामिल हैं। ये ना हो कि आप कहेंगे इसमें लाख है तो लाख के बाद उसकी जो है वो लिमिट जो है इसमें मैं टैक्सेस भी डाल दूंगा, प्रॉफिट डाल दूंगा। अब आपने क्या करना है? आपने जैसे ही पैटी कैश का कॉन्सेप्ट आपके जहन में आता है, कॉन्सेप्ट जैसे है पैटी कैश मीन 1 लाख की लिमिट, 1 लाख की लिमिट क्या है? उसमें आपके प्रॉफिट भी शामिल है और उसमें आपके टैक्सेस भी शामिल हैं।
और इसमें आपने अपने ओवरहेड को कैसे कंट्रोल भी करना है, बिजनेस को विन कैसे करना है। बिजनेस को विन भी तो करना है ना। एक दफा आप सिस्टम में एंटर हो जाएं, मुझे कोई नहीं जानता था, मैं आया यहां पर, एक क्लास ले रहा था, तो अचानक जिक्र हुआ कि टेंडर मैनेजमेंट। मैंने कहा आई नो अबाउट टेंडर मैनेजमेंट। मैंने कहा अच्छा, आ जाए सामने, डेमो दे दें। तो मैंने डेमो दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बैच 1 बड़ा अच्छा पढ़ाया, लोग पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स आए, कुछ फिजिकल भी थे, कोई कुछ ऑनलाइन भी थे, और बैच सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। तो ये तमाम प्रोसेस हमने इनको पढ़ाए। पब्लिक प्रिक्योरमेंट क्या चीज है? पब्लिक प्रिक्योरमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज परचेज गुड्स वर्स कंसल्टेंसी सर्वे। अब आपको गवर्नमेंट को क्या चीज है, फर्नीचर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, स्टेशनरी भी हो सकते हैं। ये आपकी किस में आ गई? परचेज गुड्स में आ गई। सेकंड आगे वर्क्स, रिपेयर मेंटेनेंस कराना है, कोई पंखे खराब हो गए, एसी खराब हो गए, कंस्ट्रक्शन का काम है, तमाम चीजों को उन्होंने देखना है कि उन तमाम चीजों को कैसे प्रिक्योर करना है। कंसल्टेंसी सर्विस, हायरिंग ऑफ सिक्योरिटी सर्विस भी आगे, लाइक जनटोरी सर्विसेज भी आ जाती हैं। कंसल्टेशन सर्विस में आपकी लाभ की जो है वो लीगल मैटर्स होते हैं, फॉर्म्स हायर की जाती हैं। तो तमाम के तमाम जो है अब सिस्टम जो है वो थ्रू एविडेंस के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक प्रोसेस के जरिए आपके पास आ जाए। इसका फायदा क्या है? गवर्नमेंट का रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा है कि हमने कहाँ कहाँ चीजें जो है वो किस किस वे में अपलोड की थी, क्या क्या हमारी टर्म कंडीशन थी। वेंडर के पास एक चीज ये है कि मैंने कहाँ कहाँ अप्लाई किया, किन किन रेट्स में अप्लाई किया, मैंने रेट कहां से लिए और कितने रेट दिए। जिस वक्त टेंडर, पेटी कैश, आरएफक्यू और टेंडर इनका विनर अनाउंस होता है, तो आपको पता चलता है कि उसने किस रेट के ऊपर दिया है। पहले तो पता नहीं चलता था कि ये प्रोडक्ट ए बी सी ये प्रोडक्ट है, आपने 100 रुपीज की कोट की, आपने 90 रुपीज की कोट की, आपने 70 रुपीज की कोट की। फिजिकल डॉक्यूमेंट होते थे, आपके डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे, आए थे उसमें कोई कटिंग थी, हमें समझ नहीं आई। यानी कि 100 बहाने थे, अब बहाने खत्म। अब ट्रांसपेरेंसी आया कहां पे? सिस्टम बता रहा है कितने वेंडर आए, 10 आए, 20 आए, 50 आए। इवन के मैं एक छोटी सी प्रिक्योरमेंट थी, उसमें 45 वेंडर आए, मैं पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूं। सिंपल में से वो 35-40 हजार की शायद प्रोडक्ट थी, उसमें लोकल वेंडर कितने आगे थे उसमें? अब आप सोचें कि 45 लोग, उन्होंने कहां कहां से रेट लिए, विनर की स्टैंप लग के आती है। जब मैं आपको सिस्टम दिखाऊंगा कि किसने वो प्रोडक्ट विन की, विनर की स्टैंप जो कौन लगा रहा है? ई पैड लगा रहा है। सिस्टम से चीजें चेक कौन कर रहा है? ई पैड चेक कर रहा है। अब आपके हाथ में ये नहीं है कि मैंने जो है कंपैरेटिव बनाई, मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, फलां चीज को ये मिल गया, फिर ग्रीवियंस डाल दी। मीन कि ये लांझे जो है वो खत्म हो रहे हैं। अब आप फेयर डीलिंग की तरफ आ रहे हैं। कोई ये कहता था कि यहाँ बड़ी करप्शन है, ये होता है, यहाँ काम नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, बहुत काम है। आप करने वाले हो, आप अपनी प्रोडक्ट को कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? 20-25 हजार से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सोचें जरा, ना शॉप है आपके पास, ना इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, ना आपके पास जो है एक कोई ऐसी चीज है, ना आपके लिंक्स हैं, उसके बावजूद आप रेडी हो जाएंगे किसके लिए? एक बिजनेस के लिए। कभी आपने सोचा था कि आप जो है किसी मिनिस्ट्री में, किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनमें जाके आप बिजनेस करें?
पहले तो पहली बात ये थी कि मिनिस्ट्री में जाना क्या, यहाँ से एंट्री मुश्किल होती थी, एंट्री कराएं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, 100 बातें। फिर साहब नहीं है, और भाई साहब वाला कॉन्सेप्ट खत्म है। अब आए चीजें अपनी प्रेजेंट करें और बिजनेस विन करें। ये मैं नहीं कहता कि बड़ा बोल नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट स्टूडेंट हमारे गए उन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स अपने अकाउंट ओपन किए और कई बिजनेस को, कई आरएफक्यू को, पैटी कैश को और टेंडर को भी विन किया। एक मेरे दोस्त हैं, दोस्त में इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि हमारे स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया बलूचिस्तान से, कंस्ट्रक्शन का काम था। उन्होंने ड्यूरिंग ट्रेनिंग अपना अकाउंट ओपन किया, अकाउंट ओपन करने के बाद टेंडर में पार्टिसिपेट किया और टेंडर विन भी किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं आपको वो एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि मेरे सामने हुई। मेरे स्टूडेंट ने अकाउंट ओपन किया, अकाउंट ओपन करने के बाद प्रोसेस आ रही है कि डेफिनेटली फोन भी किया उसने, पर्सनल भी फोन किया, हमारे ग्रुप में भी मैसेज किए और हमने उनको गाइड किया कि ज़रूरी नहीं कि यह क्लास ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग जो है ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन यहाँ नहीं ख़त्म होगी, ग्रुप में जो है क्वेश्चन डाल दें और इंशाल्लाह जो है हम आपको उसका रिप्लाई भी करेंगे। एवोल्यूशन पब्लिक प्रिक्योरमेंट। आप पब्लिक प्रिक्योरमेंट में पहले एक ट्रेडिशनल चलती कि जनाब डॉक्यूमेंट बनाए, थदा लगाया, साल उसमें एनटीआर लगाया, जीटी जीएसटी लगाया, प्रोफाइल लगाया, ये पिक्चर्स लगाई अपनी, आपने जो है बैंक स्टेटमेंट लगाई, ये डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट आपकी सिर्फ सिस्टम में आपने क्लिक करना है, कोई डॉक्यूमेंट मिस नहीं है। अगर आपने मिस्टेक की तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। क्यों? कि अब आपने बताया कि ये चीजें हैं। मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, फिजिकल सबमिशन भी खत्म होती जा रही है। कि चलें ये भी था कि मैं डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी करानी है, पूरे पैकेट बनाने हैं और इन टाइम पहुंचाना भी है। पता चला कि टेंडर डॉक्यूमेंट आपने सबमिट तो कर भेज तो दिए टीसीएस के लिए, पूरी जरिए भेज दिए, लेकिन वो 11 बजे पहुंचे ही नहीं है। क्या किया भाई, ये टीसीएस के सिरे पे मैंने डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं। आप ठीक कह रहे हैं, हम मानते हैं कि हम टीसीएस के लिए भेज दिए डॉक्यूमेंट, बट हमारा एविडेंस कहता है डॉक्यूमेंट हम तक नहीं पहुंचे। अब वो कहानियां भी खत्म। अब आप क्या कहते हैं, सिस्टम कहता है मैंने सबमिट कर, आपने इस टाइम पर सबमिट कर दिया है, सबमिशन टाइम आ रहा है। जब आपका सबमिशन टाइम है, आपको वही ये सबमिशन टाइम है, ये स्क्रीन जो है इसका इसका स्क्रीन में टच लिया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है, और यहाँ पे आप चेक कर लें मैंने सबमिट कर दिया है, तो वो कोई आपकी बात को नल इनवाइट नहीं करेगा, क्योंकि यू हैव अप्रूव के अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इन टाइम सबमिट कर दिए। फिर डिजिटल प्रिक्योरमेंट स्टार्ट होगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में मैं अभी बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट सबसे पहला काम क्या है, हमने अकाउंट ओपन करना है। कभी कब कोई भी काम करना है स्टार्ट होता है कि हम सोचते हैं, आइडिया लेते हैं क्या करना है, ये बताता है कि आपने सब कुछ करना है। आपने एक पेंसिल को भी सेल करना है, एक टैंक को भी सेल करना है। एग्जाम्पल टैंक दे रहा हूँ, टैंक है नहीं, मैं ज़ाहिर है कि वो डिफेंस वाले सेल करते हैं, वो हम डायरेक्ट से सेल नहीं कर सकते कोई। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि आपको उसके पार्ट्स हैं, उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल है, डेफिनेटली वो आप जो है वो सप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बहुत छोटे लेवल से लेके बहुत बड़े लेवल तक, वो लेवल जो आपने कभी सोचा भी नहीं, उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। बिजनेस कहाँ करना है, कैसे करना है, वो हम आपको बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक बिड्स की सबमिशन कैसे करनी है, यानी कि अकाउंट ओपन हुआ, आपने सर्च किया, कैसे सर्च करना है, सर्च करने के बाद उनको अपलोड कैसे करना है डॉक्यूमेंट को, उनको व्यू कैसे करना है कि आपका टेंडर, आपकी कोटेशन, आपकी आरएफक्यू किस मरहल में है, कितने लोग। पहले ये था V1 जो था, वर्जन 1 था, उसमें ये नहीं पता चलता था कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया।
V2 जो नया सिस्टम है वो ये भी बता रहा है कि आपके कितने पार्टिसिपेंट हैं। आप किसी पार्टिसिपेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। किस अगर उसने अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की हुई है, टर्म एंड कंडीशन पूरी की हुई है, अगर शराइत पूरी है, तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। आप उस प्रिक्योरमेंट का पार्ट बनेंगे, उसका हिस्सा बनेंगे। फास्टर कम्युनिकेशन है। पहले क्या था, किसी को चीज चाहिए पब्लिक गवर्नमेंट को, उन्होंने प्रिक्योरमेंट के बंदे रखे थे, जाएं यार जाके ये की कोटेशन लेके आए, ये देख के आओ फलाम चीज फलाम दुकान में कहाँ कहाँ पड़ी है। अब सिस्टम कहता है कि मुझे जो है ये मोबाइल चाहिए, इसकी स्पेसिफिकेशन ये कलर है, सब चीजें जो है आपके सामने मौजूद हैं। ये मुझे एचपी का माउस चाहिए, कौन सा चाहिए, वायरलेस चाहिए या वायर वाला चाहिए, यूएसबी में चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन लगी है। आपकी अपनी शॉप है, आप नई शॉप भी नहीं है, आप कहते हैं यार यहाँ पे जो है ना ये मेरे दोस्त है उसका अपना बिजनेस है, यार ठीक है मैं यहाँ से लेके आता हूँ। मैं उसे कहते हैं कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, जो मुझे रेट दे क्या देता है। अब मसला ये था कि हम चीजों को सेल कर रहे हैं। पहले हम सेल सेल करने में मुश्किल नहीं है। आपकी ये प्रोडक्ट है, आपकी चीज है ना, आप इसे बेचना चाहते हो, गवर्नमेंट को उधार पे दे रहे हो, लोगों को भी उधार पे देते हो। गवर्नमेंट क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, ठीक है मिल जाएंगे पैसे, बड़े मीठे हो गए, आपसे प्रोडक्ट लेंगे, चीजें देंगे, पैसा आपको ब्लॉक हो जाए। यार अभी पैसे नहीं है, क्या क्या अभी पैसे नहीं है, अभी फंड नहीं है, आज पैसे नहीं है, कल आना, आज चीज दी थी मुझसे बंदा उधार ले गया, अब उसने पैसे नहीं दिए, पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मेरी 100 कहानियां हैं। गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है मुझे खरीदना है, आप उसको बेचते हो, वो भी उधार पे दे रहे हो। लेकिन एक ट्रस्ट डेवलप है कि कोई बंदा जिसे आप इदारे में बेच रहे हो, वहां किसी एक बंदे को नहीं बेच रहे, वो बंदा ट्रांसफर हो जाए, प्रमोशन हो जाए, जॉब उसकी जो है वो रिटायर हो जाए, लेकिन इदारा इज रिस्पॉन्सिबल कि वो आपको पेमेंट करेगा, पेमेंट आपकी नहीं रुकेगी। ठीक है, आप जो है प्रोडक्ट अपनी सेल तो कर रहे हो, पैसा आपका जो है स्टक नहीं होगा, पैसा आपको मिलना ही मिलना है। बंदे को सेल करेंगे, पर्सन को सेल करेंगे, पैसा स्टक होने के चांसेस हैं। चीजें मेरे ख्याल से आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। हाजिरीन में भी और जो ऑनलाइन में हैं लोग हैं, उनमें से आई होप कि उनको समझ आ रहा होगा। किसी का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हैंड रेज कर सकते हैं और मैं इसका रिप्लाई भी करूंगा। मेजर फीचर्स क्या है, वेंडर रजिस्ट्रेशन बेसिक ऑनलाइन सिस्टम है, फिजिकल कोई चीज नहीं, कोई चाचा मामा ताया नहीं है। आप कहते हैं यार ये मेरा दोस्त वहां बैठा है वो तुम्हें बिजनेस दे देगा, ऐसी कहानी अब नहीं है। अब चाचे मामे ताए की जो है वो कहानियां खत्म। मेरे दोस्त हैं, उसकी कहानी खत्म। अब कहानी किसके ऊपर है, प्योर मेरिट के ऊपर। आपने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। ये भाई बिजनेस कर रहे हैं माशाल्लाह, उनका बाग है और फ्रूट को का अच्छा बिजनेस है इनका, बता रहे थे। मैं कहा यार ये तो आपकी जबरदस्त चीज है, आप ऑनलाइन सेल करो इसे। आप बताओ कि मैं यहाँ पे ये चीजें प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ये मेरी चीजें, प्रोफाइल बनाओ अपनी। आप ये यहाँ से आए, जीबी से आए हुए हैं, आप कह रहे हैं मैं अपने लोगों को सिखाऊंगा और बिजनेस करना चाह रहा हूँ। जाहिर है कि अभी यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी सीखेंगे तब जाके सिखाएंगे ना। लेकिन आपको उम्मीद है कि मैं यहाँ से बिजनेस गेन कर लूंगा, एक ट्रस्ट तो है ना। मैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करूंगा, प्रोडक्ट को सेल करूंगा, लेकिन मुझे नुकसान नहीं होगा, मेरा पैसा फंसेगा नहीं। ऐसे ही है ना, पैसा नहीं फंसेगा। मीन कि आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपको इनपुट जो दे रहे हैं, आउटपुट डेफिनेटली प्रॉफिट के साथ मिलेगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो सकते हैं, गवर्नमेंट प्रोसीजर है। एजीपीआर फिर पेमेंट होती है, पेमेंट थोड़ी सी लेट भी हो सकती है, लेकिन पेमेंट मिलनी ही मिलनी है। लास्ट टाइम मुझे एक साहब ने कहा कि यार मैंने गवर्नमेंट में अपनी चीजें प्रोडक्ट सेल की थी और मुझे जो है वो पैसा नहीं मिला, काफी दिन हो गए। मैंने कहा क्या मसला है।
आप उनको लेटर लिखें, रूल 43 लगा दें। क्या लगा दिया? रूल 43 पेपरा का लगाएं, इसका कि इसके थ्रू जो पेमेंट आपकी कितने दिन में बनती है। अगर आप नहीं देते तो मैं फिर पेपरा की तरफ भी जाऊंगा और हायर अथॉरिटीज की तरफ भी जाऊंगा। आप जो है सेव हो गए ना, आपका पैसा भी सेव हो गया, और आपके पास किसी को अदारे को फोर्स करने के भी चीजें टाइम है कि आप मैं इस पेपर रूल्स के तहत, क्योंकि आपने रूल्स को कानून को फॉलो किया है। बर्तरी किसकी है? रूल्स की, उन कवानीन की, कानून जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने लिखी है। जब उसने कानून लिख दिया तो आप प्रोटेक्ट हो गए, आप सेव हो गए, पैसा आपका बच गया, कहीं नहीं जाएगा, मिलेगा। लिमिटेशन क्या है? वर्क फ्लो, ऑर्डर, यूजर्स इंटरफेस, फ्यू ऑटोमेशन फीचर्स, यानी कि जो V1 की बात कर रहे हैं, V1 में क्या चीज था कि लिमिटेड वर्क फ्लो है। मैंने बताया कि इसमें दो सिस्टम चल रहे हैं। सिस्टम वन कौन चल रहा है? V1। दूसरा सिस्टम क्या रहा है? V2। V1 काफी जगह पे चल रहा है अभी। गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं, जो फेडरल से रिलेटेड हैं, उन्हें कंपलसरी कर रहे हैं कि आप V2 की तरफ मूव करें। क्यों? लिमिटेड वर्क स्कोप है। देन ओल्डर यूजर इंटरफेस है, उसमें जाहिर है कि कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी, अब चीज़ें जो है मॉडरेट होके आ रही हैं। आपके पास जब चीज़ें मॉडरेट होके आती हैं, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व हुई, तो आपके लिए चीज़ें जो फास्टर। इसमें फ्यू ऑटोमेशन फीचर्स थे, यानी कि ऑटोमेटिक फीचर्स हैं, लेकिन कंपैरेटिव आपने बनाई, यानी कि आपने टेंडर में या आरएफक्यू में या पेटी कैश में अप्लाई कर दिया, इनके जो कंपटीशन जो रेट आए वो आप मैनुअल बनाने पड़ते थे। अब सिस्टम बना के देगा। सिस्टम क्या करेगा? आपके रेट आए, कितने वेंडर आए, क्या रेट थे, खुद जो है वो एक फॉर्मेट में देगा कि सबसे ज्यादा रेट किसके थे, सबसे ज्यादा कम रेट के थे। कौन देख रहा है? वेंडर खुद भी देख रहे हैं। आपको पूछने की जरूरत नहीं कि यार मुझे बताना कि मैंने टेंडर में पार्टिसिपेट किया था, मेरे नंबर किधर है, मेरे रेट कितने कम थे, कितने ज्यादा थे। अब आपने गेम क्या करनी है? जिस प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हो, जिस वेंडर ने, जिस सप्लायर ने प्रोडक्ट को विन किया है, उसने क्या रेट कोट किया, आपको ये पता चलेगा। अब आप अपने रेट को साथ उसके रेट को कंपेयर करो। जब उस रेट को कंपेयर करेंगे, डेफिशिएंसी क्या आई कि आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखा हुआ है, या आपके ओवरहेड ज्यादा है, या आपकी ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा है, जहां से आपने चीजों को डिलीवर करना है। कोई ना कोई रीजन थी जिसकी वजह से आप पीछे रह गए। कोई रीजन थी ना, क्यों आप पीछे रह गए, आपको क्यों नहीं मिला। ये देखिए 45 लोगों में से एक को मिलना है, जिस एक को मिलेगा, क्यों मिलेगा? वो भी ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। क्यों? कि गवर्नमेंट में टेंडर में तो हम कहते हैं इक्विवेलेंट है। पैटी कैश में आरएफक्यू में इक्विवेलेंट नहीं, हम स्पेसिफिक क्वांटिटी ले सकते हैं कि मुझे एचपी का ब्लैक कलर का माउस चाहिए, डबल क्लिक के साथ ये कलर होना चाहिए। अब सब जो भी क्लिक कर, जो भी रेट कोट करेगा वो किसका करेगा? एचपी का करेगा। कौन सा कलर? सॉरी, कौन सा रेट कोट करेगा? ब्लैक कलर करेगा। क्या करेगा? वायर वाला करेगा। क्यों? के स्पेसिफिकेशन आ गई है। पहले क्या था कि V1 पिक्चर अपलोड नहीं होती थी, तो अब लोग कंफ्यूज हैं कि यार कौन सा मॉडल लिख दिए, समझ नहीं आ रही, बार बार फोन कर रहे हैं, क्यूरीज कर रहे हैं, रिप्लाई आया नहीं आया। V2 में क्या है? आप पिक्चर भी अपलोड करके बताएंगे ये पिक्चर है, ये स्पेसिफिकेशन है, ये पिक्चर्स हैं। आप प्रोडक्ट के बारे में एग्जैक्ट 100% जो है इंफॉर्मेशन है किसके पास? वेंडर के पास है। वेंडर ने प्ले कैसे करना है, उन चीजों को फॉलो करना है, ये V2 हमें बताता है। न्यू फीचर में क्या है? डैशबोर्ड इंप्रूव है, एनहांस सिक्योरिटी है, इसका एक्सपीरियंस बेहतर है, इंप्रूव वर्क फ्लो है, और इसके अलावा फास्टेस्ट प्रोसेस है। मीन कि आपने क्या करना है कि कोई बंदा है यानी बंदा छुट्टी पे, कोई मसला नहीं है। मैं जैसे प्रिक्योरिंग एजेंसी में हूँ, पता चला कि मैं किसी फैमिली के साथ जो है ना छुट्टियों पे चला गया, मुझे जो है वो, हम लोग एक ऐसे इदारे में हैं, मेरे को छुट्टियां मिल जाती हैं, तो ये वीक मेरा छुट्टी पे चल रहा है।
तो चले जो वेंडर ने पार्टिसिपेट किया वो पूरे हफ्ता वेट करेगा, ऐसा नहीं है। अब क्या है कि जो आपकी प्रोक्योरिंग एजेंसी की कमेटी बनी है वो जाके अपनी चीजों अपनी अपनी ड्यूटी को संभालेंगी। मेरे होने या ना होने से अब वेंडर को सप्लायर को टाइम का इंतजार नहीं करना, टाइम उसको जो है उसको खुद ब खुद बताएगा कि आपने इस टाइम के ऊपर आपको ये प्रोडक्ट खुल जाएगी, आपका जो रेट कूपन हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये है कि अगर टेक्निकल है, टेक्निकल कैसे ओपन होगी, टेक्निकल ओपन होने के बाद उसकी बिड एवोल्यूशन रिपोर्ट, पहले मैनुअल बनती थी, अब सिस्टम बना के देता है। आप सिस्टम बना के कि किस किस ने जो टेक्निकल रिपोर्ट्स में क्वालिफाई हुए हैं उनकी लिस्ट बना के सिस्टम खुद ब खुद जो है आपकी ई पैड के ऊपर लगा देगा टेक्निकली कौन कौन लोग क्वालिफाई हुए हैं। अगर आप समझते हैं कि मैंने जो रिपोर्ट जो अपनी टर्म कंडीशन भी अप्लाई कर दी थी लेकिन मैं टेक्निकली क्वालिफाई नहीं हुआ, आप ग्रीवियंस डाल दो। ग्रीवियंस क्या चीज है? ग्रीवियंस वो शिकायत हैं जो आप समझते हैं कि मैं राइट के ऊपर हूं, मैंने तमाम चीजें की थी, मुझे टेक्निकली क्वालिफाई नहीं किया। आप ग्रीवियंस डालोगे सिस्टम वहीं पर रुक जाएगा, सिस्टम आगे ही नहीं चलेगा जब तक ग्रीवियंस क्लियर नहीं होगी। आपके सवालों का जवाब जो है इदारा नहीं देगा। पहले आप कहते थे कि यार अच्छा आपकी वो तो अपने सिस्टम में कर दिया, अब तो अपलोड हो गया है। अब अपलोड वाली कहानी नहीं है, आपने ग्रीवेंस वाली सिस्टम रुक जाएगा वहीं पे, सिस्टम ने आगे चलना ही नहीं है। दरवाजा बंद, आगे जा ही नहीं सकते आप। ये दरवाजा खोलेगा तो जाएंगे ना, दरवाजा लॉक हो गया। तो आपकी टेक्निकली स्पेस में जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पूरी है, टेक्निकल क्वालिफाई है, सिस्टम बताएगा। कब तक वेट करेगा? 8 दिन। 8 दिन के बाद फाइनेंशियल ओपन होगी, फाइनेंशियल में जिनके रेट आई हैं वो भी सामने आपके आ जाएंगे। फिर तो सामने चीजें आ गई कि यार टेक्निकली में क्वालिफाई हो गया, रेट किसने क्या दिए थे, लीस्ट कॉस्ट बेस पे थे, क्वालिटी बेस के ऊपर थे, किस बेस के ऊपर थे, वो सिस्टम बताएगा किस बेस के ऊपर किन पॉइंट के ऊपर आपको क्वालिफाई किया गया और रेट चाहिए हैं। तो सामने प्योर क्लियरिफाई शफाफ पिक्चर आपके सामने होगी, तो उसमें भी आपको कोई मुश्किल नहीं है। फिर क्या होगा? जब आप उस प्रोडक्ट को विन कर लेंगे तो डायरेक्ट अगर पैटी कैश है या आरएफक्यू है, आपके रेट्स कम, आप सबसे ज्यादा जो लोएस्ट है, सिस्टम विनर की स्टैम्प लगा के भेजेगा। सिस्टम खुद कहेगा यू आर द विनर, इदारा नहीं लगा रहा। कौन लगा रहे? सिस्टम लगा रहे। सिस्टम कौन है? अब कोई नहीं जानता सिस्टम में कौन बैठे। ठीक है ना, इदारे ने एक सिस्टम ऑटोमेशन कर दी, सिस्टम क्या कर दिया है, अब सिस्टम खुद जो है वो चेक कर रहे हैं, अगर फिर भी शक है फिर ग्रीवेंस डाल दें। पैटी कैश में तो फौरन हो जाता है, आरएक्यू में भी विनर किया जाती है। फाइनेंशियल में क्या है, जब आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट लगती है कि आप जो है मैंने ये रेट कोट किए थे फलां बंदे ने, हम टेंडर में ये होता है कि इक्वलेंट, ये किसी ने एचपी का कर दिया, किसी ने डेल का कोट कर दिया, किसी ने और किसी ब्रांड XYZ ब्रांड का कर दिया कोट, लेनोवो का कोट कर दिया सपोज। अब प्रोक्योरिंग एजेंसी क्या करेगी, उनमें देखिए बेस्ट क्वालिटी कौन सी थी, वो लीस्ट क्वालिटी बेस को भी कहते हैं, लीस्ट लीस्ट कॉस्ट पे भी देखते हैं और क्वालिटी को भी देखते हैं। तो अगर आपने विन नहीं किया तो आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं कि मैंने ये कोड किया था एचपी का या डेल का, आपने मांगा तो मैंने डेल का कोड किया, आपने एचपी वाले को क्यों दिया? पहली परफॉर्मेंस क्या थी आपकी? पहली परफॉर्मेंस थी एचपी और इक्विवेलेंट, मीन कि आपको ये चीज पहले चाहिए थी या ये चीज इससे बेटर चीज है, लेनोवो जो है इससे बेहतर जो है डेल है या एचपी है और मेरे रेट इससे कम है, तो अगर आपने की तो बिजनेस डाल सकते हो। बिड एवोल्यूशन रिपोर्ट जैसे ही फाइनेंशियल खुलती है 8 दिन का टाइम है, उसके बाद EOI LOI लेटर ऑफ इंटेंट, मीन के अब आपका निकल आया, प्रोक्योरिंग एजेंसी क्या करेगी, आपको लेटर ऑफ इंटेंट इशू कर देगी। क्या आप ये बेचने का इरादा अभी भी रखते हैं? अगर आपने विद इन टाइम, अब आपने क्या करना है, सिस्टम में होना चाहिए, अगर आपने टाइम गुजार दिया, V1 में नहीं था V2 की बात कर रहा हूं, V2 में क्या, अगर आपने टाइम गुजार दिया
सिस्टम उठा के दूसरे को दे देगा फिर कि आपने टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है ना, अब मैनुअल कोई काम नहीं कर रहा। आपने क्या करना है, आप अपने सिस्टम पे लाजमी जो है, जो आपने बिड्स ऑफर की हुई हैं उनको लाजमी आपको चेक करना है, टाइम देना है बैठ के। सेकंड लोएस्ट को मिलेगा, सेकंड लोएस्ट को मिलेगा फिर, क्योंकि आपने टाइम पर जो प्रिक्योरिंग एजेंसी का टाइम तय कर दिया। क्योंकि इंपॉर्टेंट, अपनी इंपॉर्टेंस है ना, उनको चीज चाहिए, इमरजेंसी में चाहिए। लोग कहते हैं कि बाज वक्त वो लिखते हैं कि हमें LOI इश्यू होने के बाद विद इन 1 डे प्रिक्योरमेंट, वो क्या करते हैं, जिस वक्त अपनी प्रिक्योरमेंट को सिस्टम में एंटर करते हैं तो वो कहते हैं मुझे इतने टाइम पर चाहिए। अब आपने ये रेट लिए हैं उस दुकानदार से जिससे लिए हैं, किसी होलसेलर से लिए हैं, मैन्युफैक्चरर से लिए हैं, उससे क्या मैं रेट कोट कर रहा हूँ, ये मार्केट में अवेलेबल भी है कि नहीं। ये ना हो कि मैं फंस जाऊं, ये मार्केट में अपस्ट्रीट तो नहीं हो रहा, पता चला कि प्रोडक्ट मार्केट में अपस्ट्रीट हो रही है, आप जो है उसका रेट दे रही है, डेफिनेट रेट कम होगा, क्यों, खरीदने वाले कम होंगे, टेक्नोलॉजी का फर्क आ रहा है ना। तो आपने इन चीजों का भी ख्याल करना है। फर्स्ट क्लास को इसने वो किया उसको तो ये माना जाएगा। देखिए ये प्रिक्योरिंग एजेंसी पे डिपेंड करता है, उसकी अपना डिसीजन है ना। देखिए पैटी इशू तो कोई भी नहीं, लेकिन जहां पे मिलियंस की बात हो जाए, बिलियंस की बात हो, तो डेफिनेटली उनका टाइम इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इस तरह की प्रिक्योरमेंट की तरफ आ रहे हैं, डिजिटाइजेशन की तरफ क्यों आए, कि उन्हें टाइम पर काम चाहिए। अगर टाइम पे आप नहीं दे रहे तो क्या होगा, उनका टाइम ज़ाया होगा ना, तो उनका टाइम तो ज़ाया नहीं करना ना। तो वो फिर क्या कर सकते हैं आप, अगर आपने पैटी मिली है तो ये तो नॉर्मल इशू है। पैटी कैश की लिमिट मैंने आपको बताई कि 1 लाख तक की है, RFQ की लिमिट जो है 5 लाख तक की है, और उससे ऊपर जा रहा है वो टेंडर में। इसमें सीडीआर और पैड जो वो जी जी वो सबमिट कराना है, वो टाइम से पहले सबमिट कराना है। जब टेंडर यानी जिस टाइम पर टेंडर का टाइम दिया हुआ है उससे पहले बिड सिक्योरिटी अब आपका पहुंचना जरूरी है, फिजिकल। अगर बिड सिक्योरिटी नहीं पहुंची, डॉक्यूमेंट की जरूरत ही खत्म होती जा रही है, अब तो डॉक्यूमेंट नहीं हो रहे। आपने क्या करना है, अपनी बिड सिक्योरिटी को टाइम से बनवा लें और उसे टाइम से पहले डिस्पैच कर दें। देखिए ना, कोई पता नहीं होता, मैं वॉकेंड से आता हूँ, लास्ट टाइम मैं बैच में जो है वो बैच 1 की जब क्लासेस ले रहा था, पता चला कि ये कौन सा, ये 26 नंबर चुंगी है, यहाँ पे जो है रोड ब्लॉक हो गए, तो मेरी 2 क्लासेस मिस हुई। आपने चीज़ें डिलीवर की, पता चला कि कोरियर वाला यहाँ रुक गया। तो चीज़ें कोशिश ये करें कि टाइम से पहले चीज़ें अपनी पहुँचा दें। फिजिकली बनेगा वो ऑनलाइन सबमिट होगा। देखिए एक तो ऑनलाइन सबमिट करेंगे, सीडीआर आपकी जो है ना वो फिजिकल जाएगी, एक वो चीज़ वाहिद है जो फिजिकल जाएगी। ठीक है ना, आपने अगर आप 11th आर्मी, कल जो है टेंडर ओपन होना है, आप फिजिकल आज जो कह रहे हैं मैं सीडीआर बना रहा हूँ, आज सीडीआर आज बना के नहीं, क्या TCS को लिखते हैं कि ये मुझे ना ये अर्जेंट बेस पे भेजनी है, वो आपको विद इन नाइट में भेज देगा। लेकिन हो सकता है खुदा ना खासा, खुदा ना कोई ऐसी चीज़ आ जाए, कोई ऐसे इवेंट मिसहैप हो जाए, किसी का कोई पता नहीं। तो कोशिश ये करेंगे कि अपनी टाइम पर डिलीवर करें। फीचर्स क्या है, व्यू, यूजर इंटरफेस, V1 जो है वो बेसिक नेचर का है, V2 मॉडरेट नेचर का है। तो आज हम ओरिएंटेशन पढ़ रहे हैं ना, तो हम सिर्फ इसके बारे में, तो हमने पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं हम उसके बारे में बता रहे हैं। डैशबोर्ड इसका लिमिटेड है, दूसरी उसका एडवांस है। नेविगेशन सिंपल है, उसकी इम्प्रूव है। देन वर्क फ्लो इसका बेसिक है, वो ऑटोमेटेड है। मैंने बताया ना कि अब आपको खुद पता चलेगा कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या रेट कोड किए, किसको मिला है। इवन के आप उस बंदे का फ़ोन नंबर और उसकी तमाम चीज़ों को खुद भी व्यू कर सकते हैं, किस बंदे को दिया था, उसका नंबर क्या है, कहाँ उसकी शॉप है, जो उसने एड्रेस लिखा हो, वो सब चीज़ें आपके सामने आएंगी। आप ये भी कर सकते हैं, बड़ी अच्छी टेक्निक्स हैं ये, कि जो लोस्ट दे रहा है आप उससे कॉन्टेक्ट कर लो, हो सकता है कि वो होलसेलर हो, वो मैन्युफैक्चरर हो, तो आपकी कॉन्टैक्ट डेवलप होती जाएंगी। कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे कि आपको लोएस्ट
रेट पे कौन सी चीज कहाँ मिल सकती है, मार्केट में सर्वे करने के बजाय अपना डेटाबेस को मैनेज करना सीखे। क्लियर हो गया? सर एक क्लैरिटी चाहिए जी। ये वर्जन 1 वर्जन 2 है, क्या ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं इससे? अभी पैरेलल चल रहे हैं। दूसरा सर इसमें जो अपॉर्चुनिटी का जो पूल है, प्रोक्योरमेंट है, टेंडर्स है, क्या दोनों के एक्सक्लूसिव है या मिक्स? नहीं देखिए, क्या ये यानी जो उस पे अवेलेबल है उस पे अवेलेबल है या सेपरेट है? और क्या कुछ जो गवर्नमेंट के एजेंसीज है वो इसको फॉलो कर रही है या मिक्स एंड मैच हो? ये थोड़ी सी क्लैरिटी, यानी आपके दोनों जगह नहीं अकाउंट्स आपको जो है दोनों जगह बनाना पड़ेंगे। अगर आप कुछ इदारे जो हैं अभी मूव नहीं हुए, शिफ्ट नहीं हुए, मैं जिस इदारे में हूँ वहाँ उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि अब आपने V1 में काम ही नहीं करना। तो मेरे जो टेंडर हैं, जो मेरी पैटी कैश है, जो RFQ हैं, वो आपको V1 में नजर नहीं आएंगे, वो V2 में नजर आएंगे। अब फेडरल में उसको कंपलसरी कर रहे हैं ना, तो जो लोग वहां पे हैं उनको V2 पे मूव होना होगा। सब में लोगों का कल्चर भी है कि वो यूज टू हो चुके हैं एक इंटरफेस में, दे आर फीलिंग कन्वीनियंट, ठीक है यार इसमें डॉक्यूमेंट इस तरह कर दिए, इस तरह कर दिए। जो सिंपल जो है पैटी कैश का और RFQ का जो केस है वो सिंगल क्लिक के ऊपर होता था V1 के ऊपर। V2 में 6 स्टेप इन्वॉल्व है। कितने इन्वॉल्व है? 6 स्टेप को आप फॉलो करोगे तो सबमिशन की तरफ जाओगे। उसमें क्या था, रेट डाला देन सबमिट, V1 में यह था। लेकिन उसमें यह था कि सबमिट करने के बाद पता चला वो हो रेट ही गलत हो गया, सर पकड़ के बैठ गए। अब क्या करें? V2 आ गया। V2 कहता है आपने सबमिट कर दिया है, टेंडर खुलने में, पैटी कैश खुलने में, RFQ में 10 मिनट हैं, जाके मॉडिफाई रेट कर सकते हो। बस समझिए, एंड तक आप अपनी चीजों को मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन V1 में क्या था, बस जो हो गया बस। अब अल्लाह के आसरे पे पता नहीं यार गलती से रेट हो गया, अल्लाह करे मैंने ना मिले, अल्लाह का वास्ता पता नहीं दुआ कर रहे हैं या अल्लाह मुझे जो है ये प्रोडक्ट मेरी ना निकली, मुझसे लो रेट किसी ने कोट किया हूँ, या मेरे को डॉक्यूमेंट काम हो ताकि वो जो है मुझे खुद ही निकाल दें। तो अब ऐसा नहीं है कि अब अपने हाथ में चीजें हैं, मॉडिफाई एंड तक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑनलाइन, ये ऑनलाइन क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी जी बोले जनाब, कौन साहब है हैंड रेज किए गए काइंडली? नोट 8 प्रो, जी काइंडली बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? आपको मेरी आवाज आ रही है? काइंडली मुझे मैसेज कर दें, चैट कर दीजिए, मैं चैट भी चेक कर लेता हूँ। सर वेरी लाउड एंड क्लियर, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। जी जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? आप अनम्यूट कीजिए जी। नोट जी एट। जी सर मेरी आवाज आ रही है? आ जी रही मैं है जी, आपकी बिल्कुल आ बात। रही है। अच्छा सर, मैंने पूछना था ये इसका जो अकाउंट ओपन कराने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो अकाउंट कैसे ओपन किया जा सकता है, थोड़ा सा इसके जी बारे में भी बता दीजिए। मैं सब चीज़ें बताऊंगा। अभी ओरिएंटेशन क्लास चल रही है, इसमें अगले स्टेप में कोई क्या चीज़ें हैं इस स्टेप में आ रहा है। तो इंशाल्लाह जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो आपके सारी चीज़ें क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली जो है मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी अगले फेज में मैं आ रहा हूँ, वेंडर के बेनिफिट हैं और उसके बाद ये प्रीक्यू एजेंसी के बेनिफिट क्या हैं, देन हम उसकी ठीक है तरफ जी। आएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और के कौन कौन से पार्ट हैं। अभी इसी प्रेजेंटेशन में चीज़ें डिस्कस करने लगा हूँ। जी, मैं मुबीन भाई की बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए जो फिजिकल हमारे ऑडियंस हैं उनसे भी और जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट हैं, आप तमाम ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पहले मुबीन साहब अपना सेशन जो है वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम तब तक क्लास वाइंड अप नहीं करते जब तक एक एक पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन का आंसर ना दे दिया जाए। राइट जी, मुबीन भाई कैरी ऑन प्लीज। वेंडर के बेनिफिट क्या है? इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वो 1 करोड़ लेके भी काम बिजनेस कर रहा है, वो 1 लाख रुपए लेके भी बिजनेस कर रहा है। अगर वो RFQ में, अगर पैटी में अप्लाई कर रहा है तो उसका स्टेटस भी इक्वल ही होगा। इसमें ये नहीं है कि मेरा, हाँ ये चीज़ हो सकती है कि उसने, अगर उसका प्रोफाइल है उसकी चीज़ें हम चेक करें, उसमें जो V2 है
उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें टर्म एंड कंडीशन ये रख दी हैं कि आपके पास ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। V1 में पता ही नहीं चलता था, आप चीज़ों को अपने रेट्स को डाल देते थे। अब प्रोक्योरिंग एजेंसी ने टर्म एंड कंडीशन में चीज़ें डाल दी हैं। तो लेकिन अपॉर्चुनिटी सबको एक है। मैंने कहा कि मेरे पास एक प्रोडक्ट की 35,000 की चीज़ थी, टैक्स डाल के 50-55,000 की अगर बननी थी, तो उसमें 45 वेंडर आ गए, तो सबके लिए वो फोरम ओपन था। किसी को ये तो नहीं कहा कि यार आपका रेट ज्यादा, आपका रेट कम है, आप नहीं आ सकते, ये आपकी चीजें पूरी नहीं है। अगर आप सिस्टम बता रहा है कि चीजें आपकी पूरी हैं, तो यू हैव इक्वल राइट, कोई भी बंदा आ सकता है। ऑनलाइन पार्टिसिपेशन है, आपका टाइम भी बच रहा है। आपको ये पता है कि मेरा बिजनेस, जो मैं चीज प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ, वो कहाँ जाके सेल करूंगा, किसको मैंने सेल करनी है। आपका आइडेंटिफाई, जो बायर है वो आइडेंटिफाइड होगा कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैंने ये चीज जाके सेल की, मैंने इसको फलाम बंदे को सेल करना है। आपके पास टारगेटेड जो है वो बायर मौजूद हैं। अब आपको ये पता है कि मैंने ये प्रोडक्ट सेल करनी है, इस प्रोडक्ट को आप सर्च करेंगे, आइटम वाइज सर्च करेंगे, आप अपनी प्रोडक्ट वाइज सर्च करेंगे, आप जिस इदारे में काम करना चाह रहे हैं इदारे के हिसाब से सर्च करेंगे, किन किन आपके जो इंटरेस्ट है, किन किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, आप उसके हिसाब से सर्च करेंगे। यानी कि आपके सर्चिंग क्राइटेरिया जो है हर तरीके से यहाँ मौजूद है। वो तमाम चीज़ें आप, फिर आपकी ट्रैवलिंग रिड्यूस होगी। पता चला कि इस्लामाबाद में या किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, किसी HEC में अप्लाई करना है, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, किसी कॉलेज में अप्लाई करना है, किसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में अप्लाई करना है, किसी जो है आपके फेडरल बोर्ड में करना है, FIA में अप्लाई करना है, किसी भी जगह किसी स्टेट लाइन में अप्लाई करना है। तो पता क्या था कि ट्रैवल करके जाना, अपनी जो है अपने पहले अपने जो है RFQ को या अपनी कोटेशंस को देना है, फिर डॉक्यूमेंट देना है, फिर ये करना है। उन झंझट से बच ये ट्रैवलिंग भी रिड्यूस होगी, फास्टेस्ट कम्युनिकेशन भी है, और ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है। तो ये वेंडर के लिए बेनिफिट है डेफिनेटली। प्रोक्योरिंग एजेंसी के लिए क्या है, डिजिटल प्रोक्योरमेंट है, ऑडिट ट्रायल में कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्लाइंस कोई नहीं है, टाइम सेविंग है, बेटर मॉनिटरिंग है। आपको जो चीज़ चाहिए, आपको पता चला कि आप अपने बंदों को भेजते थे, पूरे पूरे डिपार्टमेंट के 2-2 3-3 4-4 लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, पेट्रोल फ्यूल अलग लग रहा है, टाइम अलग लग रहा है, किधर गए जी, आज ट्रैफिक जैम हो गया, फलां जगह से प्रोडक्ट नहीं मिली, कल दूसरी मार्केट जाना है, दूसरे बाजार जाना है, वहां से रेट लेने। अब वो तमाम चीज़ें खत्म है। अब क्योंकि तमाम चीज़ें आपको सिस्टम बता रहे हैं, लोग खुद आ रहे हैं कि मुझे ये चीज मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दूंगा। ठीक है ना, आपके पास चीज है, आप कहते हैं मैं इस चीज का होलसेलर हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ, रिटेलर हूँ, कोई भी हूँ, XYZ हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को सेल करता हूँ। ये चीज आपको सिस्टम बता रहा है कि ये चीज ये सिस्टम में मौजूद है, ये खरीदने वाले मौजूद हैं, बेचने वाले को खुद ढूंढना है कि मैंने किसको बेचना है। वो खरीदार खुद कह रहे हैं आओ मुझे आगे चीजें सेल करो। बाजार जाते हैं, दुकानदार इंसान कहते हैं आए जी आए, मेरे पास सेल लगी हुई है, मेरे पास ये है, ये प्रोडक्ट है, अब आपको कुछ भी नहीं करना, किसी मिन्नत समाजत भी नहीं करनी, शॉप पे भी नहीं जाना, यहाँ बैठ के देखना है काम। तो बेटर मॉनिटरिंग हो सकती है। टैक्स में बता चुका हूँ, पैटी कैश है, RFQ है, टेंडर फ्रेमवर्क है, और ऑक्शन क्या चीज़ है। ऑक्शन भी जो है वो इसी सिस्टम में V1 में नहीं है, डिस्पोजल सिस्टम नहीं है। यानी कि जो ऑक्शन होता है, जैसे सिस्टम के यहाँ पे फर्नीचर पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट के इदारे हुआ कि यार ये चीज़ें डेप्रेशन कंप्लीट हुई, जीरो वैल्यू, इसको अब सेल कर दो, नए लेना है, तो वो चीज़ें क्या करती हैं, ऑक्शन करती हैं। V1 में नहीं पता चलता था, V2 में ये ऑक्शन का सिस्टम भी मौजूद है। आप उनसे खरीद भी सकते हो, गाड़ियाँ चाहिए आपको, फर्नीचर चाहिए, AC चाहिए, गवर्नमेंट अपना स्क्रैप सेल करती है, वो स्क्रैप का काम कर रहे हो, खादिये काम कर रहे हो, टायरों का काम, पुराने का काम कर रहे हो, बैटरियों का काम कर रहे हो, जो भी चीज़ आप देखते हैं वो वहाँ पे मौजूद है कि ऑक्शन में जाके आप चीज़ देख सकते हो कि मैं कौन सी चीज़ कहाँ से ले लूँ, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या है, साइकिल क्या है, नीड आइडेंटिफिकेशन है, किसको क्या जरूरत है, मुझे ये चीज जरूरत है, मैं बता दूं मुझे आई नीड दिस थिंग, देन उसकी अप्रूवल हुई। कब होगी, जब नीड में बताऊंगा मुझे इदारे में मुझे चीज, मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा, मुझे लैपटॉप चाहिए,
मेरा जो है मोबाइल काम नहीं कर रहा है, मैं किसी रीजन से मुझे फ्री अगर है तो ये मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा, या मैं जिस टेबल के ऊपर बैठा हूँ उस टेबल जो है वो टूटा हुआ है, मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मैं क्या करता हूँ, नीड को आइडेंटिफाई करता हूँ, मेरी जो एजेंसी जो इसको अप्रूव करती है, एडवर्टाइज करती है थ्रू सिस्टम के, बिड सबमिशन होती है, ओपनिंग होती है, एवोल्यूशन होती है, अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट है, डिलीवरी टीम है, और पेमेंट प्रोसेस जो है, ये सारे ये जो टोटल प्रोक्योरिंग का प्रोसेस है। सप्लायर रजिस्ट्रेशन की भाई बात कर रहे थे, कौन सी चीज कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो भी हम बता देते हैं। उसमें इंडिविजुअल भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी है, पार्टनरशिप है, कंपनीज हैं, एसोसिएशन में तमाम लोग जो है वो अपने अकाउंट खोल सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट क्या जरूरत है? सबसे मेन चीज आपका शनाख्ती कार्ड होगा, NIC। लेकिन जिस आप अकाउंट खोल रहे हैं तो वो एक्सपायर्ड ना हो, बना तो है, अगर एक्सपायर हो गया तो अकाउंट नहीं ओपन होगा, कि नादरा की वेरिफिकेशन है उसमें, नादरा वेरीफाई करे कि इंटरलिंक चीज़ें हैं। अब जो है हम जिस ऑटोमेशन से जब से आए हैं तो चीज़ें इंटरलिंक हो गई हैं, नादरा वेरीफाई करेगा कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है, जो उसने नाम दिया है, क्या वो वही पर्सन है। तो चला कि XYZ का ID कार्ड लेकर जो है वो उन्होंने अकाउंट ओपन कर दिया, V1 में प्रॉब्लम हुए, इन्होंने क्या कर दिया इस दफा, इन्होंने ये किया कि जिसका ID कार्ड है उसका बायोमेट्रिक्स रख दिया कि कोई किसी का अकाउंट खोल ही नहीं सकता। भाई आपका आपका बिजनेस है ना, आपके नाम पर है, आ जाए बायोमेट्रिक्स करा लें, ट्रांसपेरेंसी है ना। पहले हो सकता था कि यार मुझे तो पता नहीं कि किस बंदे ने मेरा अकाउंट खोल दिया, मुझे समझ ही नहीं आ रही, मेरा ID कार्ड किसी के पास था, ये किया था, अब वो कहानी नहीं है। नादरा की वेरिफिकेशन है, बायोमेट्रिक्स होगा। V2 की बात करूं, V1 की नहीं कर रहा, V1 में नहीं है। मिल सकते हैं, एक आईडी कार्ड 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं और 2 डिफरेंट कंपनी से कार्य। कंपनी नेम चेंज होगा, फिर NTA नंबर होगा, फिर दूसरी सेल्स रजिस्ट्रेशन डिफरेंट होगी। उससे क्या होगा? NTA नंबर तो डेफिनेटली एक सबका एक ही होगा ना, एक कंपनी A है, कंपनी B है, कंपनी C है, कि आप ओनर ऑफ द बिजनेस हैं, ठीक है। ठीक है, आप कहते हैं मेरे एक ये बिजनेस है, बिजनेस B, बिजनेस C है, आप 3 के अकाउंट ओपन करेंगे, कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, उसमें STN नंबर आपका चेंज होगा, हर बिजनेस का STN नंबर है, GST डिफरेंट होगा ना। ठीक। इनकम टैक्स आपका जो है वो ज्यादा कि वो आपकी जो है टैक्सेशन जो आपका NTA नंबर है वो बनता है किसके ऊपर, NIC के ऊपर। वो तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, 3 कैसे लेके आएंगे, ठीक है, GST जो हर बिजनेस का अलग होगा, तो आप कर सकते हैं, 3 अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन उसका ईमेल ID और मोबाइल नंबर डिफरेंट होगा। ठीक। ठीक है, आपने बिजनेस A करना है, बिजनेस B करना है, बिजनेस C करना है, तो बिजनेस A के लिए जो अपना मोबाइल यूज कर रहे हो या ईमेल यूज कर रहे हो वो कहेगा वो ना, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। आप अपने बिजनेस काम करें, ABC कंपनी है तो ABC@gmail कर लें, XYZ है तो XYZ@gmail कर लें, PQR@gmail कर लें, मीन जो आपकी कंपनी है उसके नाम के साथ वो अकाउंट ओपन करते जाएं, और मोबाइल नंबर जो है वो तो हो सकता है। बैंक सर्टिफिकेशन चाहिए होगी, पहले नहीं चाहिए होती थी। अगर आप कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं तो PEC का, अगर नहीं कर रहे तो इंडिविजुअल की कोई जरूरत नहीं है कि मैंने यहाँ लिख दिया तो और फिर आखिर है कि आपने PEC का सर्टिफिकेट देना है। भाई आप कंस्ट्रक्शन का काम ही नहीं कर रहे, आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हाउ इज पॉसिबल कि आप PEC का सर्टिफिकेट देंगे। जो लोग मेडिसिन में काम कर रहे हैं वो ड्राइवर सर्टिफिकेट देंगे। तो जरूरी जो जहां मैंने आइटम्स लिख दिए हैं वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पे आपके लिए जरूरी हो गए, ऐसा नहीं है। हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है। जब हम नेक्स्ट क्लास होगी अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस की तरफ जाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि इंडिविजुअल कैसे अकाउंट ओपन हो रहा है, AOP का कैसे अकाउंट ओपन हो रहा है, एक जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो तमाम की चीजें हम अपने सिस्टम में अकाउंट ओपन करते हुए चीजें बताएंगे। आप पावर अटॉर्नी है, एफिडेविट है, तमाम चीजें की रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इसमें टर्मिनोलॉजी है, ज़ाहिर है कुछ लोग जो हैं वो बिजनेस तो कर रहे हैं। अब एक हमारे पास आए थे साहब, प्रिंटिंग प्रेस का काम जो है वो काफ़ी पुराना जो है वो राजा बाजार, उर्दू बाजार कोई है वहाँ पे काम करते रहे, बट
ही उन्होंने अपना अकाउंट को खोल लिया। मैंने कहा कि बिड सिक्योरिटी है, आपको LOI इशू होगा। व्हाट इज LOI? लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है? भाई आप इरादा रखते हैं बेचने का, नहीं रखते? तो इन टर्मिनोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत हाउ नो होना जरूरी है। प्रिक्योरिंग एजेंसी, मैंने कहा कि प्रिक्योरिंग एजेंसी ने ये के थ्रू ये करें, प्रिक्योरिंग एजेंसी ने किए हमें। अब प्रिक्योरिंग एजेंसी कौन सी है? जहां आप टेंडर के लिए RFQ की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसको यानी जिस इदारे को कर रहे हैं वो प्रिक्योरिंग एजेंसी है। अब क्या हो गया, एक नाम है, वेंडर का नाम ले रहा हूं मैं। वेंडर में सोल प्रोप्राइटरशिप भी है, वेंडर में आपके होलसेलर भी हैं, आपके रिटेलर भी हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं। तो टर्मिनोलॉजी को बारे में पता होना चाहिए। वेंडर क्या है, बिड सिक्योरिटी क्या है, परफॉर्मेंस गारंटी क्या है। आप परफॉर्मेंस गारंटी पहले जो है वो जो इतने का आपको बिजनेस मिलेगा उसकी 10% परफॉर्मेंस गारंटी देना पड़ेगी। पहले नहीं थी, अब स्टार्ट हो गई है। BO की बिल ऑफ क्वांटिटी, यानी कि आपने कौन कौन सी आप प्रोडक्ट लिस्ट लेकर लगाते हैं। लिस्ट 1 में मुझे ये चीज़ें चाहिए, स्टेशनरी के आइटम ये चाहिए, मुझे प्रिंटिंग के ये आइटम चाहिए, मुझे टोनर से रिलेटेड ये चाहिए, कंप्यूटर के आइटम ये चाहिए, फर्नीचर के ये आइटम चाहिए। वो इसको हम बोलते हैं BOQ। तो BOQ के बारे में आपको सिर्फ एक जनरल सामने आईडी दिया कि BOQ, हम ये कहते हैं वेंडर से कि यार आपने BOQ देखी है। और पूछते BOQ है क्या चीज़? ओ भाई वो प्रोडक्ट की लिस्ट है। सर बिट्स होगी और फाइनेंस में यही चीज है। बेट्स जो है तो एक ही ऑलमोस्ट, देखिए। वो 2% होती बात। अब तो जरूरी नहीं है, अब तो कहते हैं फिक्स कर दिया कि 25,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, वो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से है, लेकिन वो विद इन 5% के रेंज में ही होती है। पहले आपको एस्टिमेट कॉस्ट का नहीं पता चलता था कि जो मैंने प्रोडक्ट की जो दी है उसकी एस्टिमेट कॉस्ट कितनी है। पूछना पड़ता था, यार बताइए यार तू दोस्त है साड़ा कि ਇਹਦਾ एस्टिमेट की है। अब एस्टिमेट में गेम होती थी। अब एस्टिमेट जो सिस्टम बता रहा है कि यार ये एस्टिमेट है, एस्टिमेशन पूछने की जरूरत भी नहीं है। ये तो 5% किस चीज का मतलब टोटल जो बंदे की वैल्यू। आप जो प्रोडक्ट है वो सिस्टम जिस वक्त डॉक्यूमेंट बनते हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट बनते हैं, तो प्रोक्योरिंग एजेंसी खुद डिसाइड कर लेती है कि कितने 2% है, 2.5% है, या राउंड कर देती है। जैसे 23,450 बन रहा है, वो कहती है 23,000 की 25 कर दो या राउंड कर दो। 2% नहीं बनता, वो होता है 2.25% बन गया, 2.5% बन गया। ऐसे ही है ना, तो रिटर्न हो जाती है। रिटर्न होती है। अगर टेंडर डॉक्यूमेंट फी है वो रिफंड नहीं होगी। अर्नेस्ट मनी बिड सिक्योरिटी जो है वो आपको रिफंड होती है, यानी कि आपको विन नहीं कर सके आपको मिलेगी। क्लियर हो गया? फुल अमाउंट। फुल अमाउंट मिलेगी। कौन क्या है दो सर जी रिटर्न मास्टर जी, विन क्या है वो भी वहाँ विन करने के बाद आपका कंप्लीशन हो जाती है, फिर भी आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको खत्म होगी, नहीं ऐसा नहीं है। आपने टेंडर में पार्टिसिपेट किया, आपने टेंडर विन किया, कंप्लीशन हुई, पेमेंट हुई, आप उसके लिए बिड सिक्योरिटी की रिफंड की एप्लीकेशन दे दो। क्लियर हो गया? वो सेपरेट आएगी वो सेपरेट आएगी। बिड सिक्योरिटी तो अलग चीज है ना, वो तो आपकी जो आपने दी है वो तो आपको मिलनी ही मिलनी है, हर सूरत में मिलनी है। विन करेंगे तभी मिलेगी, नहीं करेंगे तब भी मिलेगी। वो तो फिक्स अमाउंट, वो जो आप जो ने अर्नेस्ट मनी का लेख किया वो आपको मिलना है, हरफे आखिर है वो। 100 रुपए तो 100 रुपए ही मिलने हैं, 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए ही मिलने हैं। टेंडर नोटिस के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा जी, अकाउंट रजिस्ट्रेशन है, प्रोफाइल कंप्लीशन है, टेंडर सर्च कैसे करना है, डाउनलोडिंग डॉक्यूमेंट, बिड प्रिपरेशन, ऑनलाइन सबमिशन, ये सारे के सारे प्रोसेस हम इंशाल्लाह जो है अपनी जो भी है, ये तो ओरिएंटेशन है, जब हम इंटरफेस की तरफ आएंगे तो ये तमाम तमाम प्रोसेस हम पढ़ेंगे। लाइव डेमो होगा, वेंडर की रजिस्ट्रेशन है, टेंडर सर्च कैसे करना है, बिड सबमिशन कैसे करनी है। अब किसी क्वेश्चन आंसर है तो वो कर सकता है। ऑनलाइन ऑडियंस से मेरी गुजारिश है कि आप लोग हैंड रेज का ऑप्शन यूज कीजिए। आपके स्क्रीन पे रिएक्ट एक बटन आ रहा होगा, वहां पे हैंड रेज का ऑप्शन होगा, वो आप यूज करेंगे तो बारी बारी जिसका नाम कॉल किया जाएगा वो क्वेश्चन करेगा। मुबीन भाई, सबसे पहले जो आपके पास फिजिकल ऑडियंस मौजूद है उनसे आप क्वेश्चन एड्रेस कर लीजिएगा, हैंड रेज कर लेंगे। जी बिल्कुल, आप में इसके कोई क्वेश्चन है? जी बोलिए। अगर किसी कंपनी पे गुड मोटिव नहीं लगाए तो फिर अच्छा है कि वो ब्लैक लिस्ट कर दें। क्यों करेगी? देखिए जब आप चीज दे चुके, डिलीवर कर चुके हैं, तब उनका ऑब्जेक्शन नहीं था।
आपने बिल सबमिट किए ना, आपने डिलीवरी चलाना है, उसके बाद आपने उनसे रिसीविंग भी ली होगी, बिल भी दिए, बिल भी उन्होंने ले लिए, तो फिर किस चीज़ का ऑब्जेक्शन है? पेमेंट क्यों नहीं कर रहे भाई? लाख लाख नुकसान हो जाता है। पर्सनल नहीं है, कानून कह रहे हैं ना आपको। सर ये है क्या? ये जब मैं रूल्स पढ़ाऊंगा उसमें अभी आएगा, तो ज़ाहिर है कि मैंने टेंडर्स के जो रूल्स हैं उसमें बताना है कि टेंडर जो पेपरा के रूल्स क्या कह रही है, ई पैड के रूल्स क्या हैं। रूल्स का पता हो तभी आप करोगे ना, या रूल्स का नहीं पता कैसे करोगे? वो तो बड़ी लंबी कहानी है, रूल्स पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। ठीक है। जल्दी किस बात की है? आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ। ठीक है जी। आप कोई और किसी का क्वेश्चन? ऑडियंस में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? एक और सवाल है, जी जी। टेंडर हमेशा रेट पे विन होगा? रेट पे भी डिपेंड करता है। देखिए वो कह रहे हैं कि लीज कॉस्ट बेस प्लस क्वालिटी। आपने विन तो कर लिया, आप कौन सी क्वालिटी दे रहे हो वो पूछेगा पहले आपसे। ये अगर मैन्युफैक्चरर कोई हम्म। हर बंदे का इंफरादी होता है। हाँ हाँ, तो ठीक है। आप उसके वो पहले सबसे पहले जब आप टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें क्लैरिफिकेशन का नोट आता है। आप बताएंगे मैं चीज पार्टिसिपेट, ये मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ये फॉर्म प्रोडक्ट कर रहा हूँ, मेरे ये आइटम्स हैं, ये रेगुलर मार्केट में सेल हो रहे हैं, मेरे इतने वेंडर्स हैं। क्लैरिफिकेशन में आप चीज़ों को बताएं। ये सारा फिजिकली होगा? ना ना ना, फिजिकल कोई कहानी नहीं है भाई। अब सब डॉक्यूमेंटेड है, ना आप मुकर सकते हैं ना वो मुकर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी, और किसी का क्वेश्चन है ऑनलाइन जो ऑडियंस है हमारे? चलिए जी, हम ऑनलाइन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले मिस्टर मोहम्मद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। सलामकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ना एक इशू आ रहा है कि मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, लेकिन उसमें ये मसला आता है कि कुछ अदारे ऐसे हैं जिनके वेंडर जो है ना मखसूस हैं, मतलब वो उन्हीं को देते हैं काम। वो ऐसे देते हैं कि जो पेटी कैश है उसमें जब वो जो है ना कहते हैं अपलोड करते हैं ना, तो वो जो है ना टाइम जो है ना टाइम लिमिट होती है उसमें, वो जो है ना 10 मिनट का या 20 मिनट का जो है ना टाइम दे देते हैं। उसमें जो है ना कहते हैं जिसको पता होता है वही बस जो है ना जो है ना अप्लाई करता है, बाकियों को जो है ना पता नहीं होता। तो इसमें टाइम लिमिट नहीं है कि इतने जो है ना टाइम जो है ना मैक्सिमम जो है ना रिक्वायर्ड जो कहते हैं होना ही चाहिए? देखें, मैं बताता हूँ कि हम जिस हमारी पहली जो V1 की जो हो रही थी, ट्रेनिंग हो रही थी, तो मैं उसमें गया था। तो उन्होंने कहा कि आप CEO के साथ जो या फिर डायरेक्टर हैं, उनके गेस्ट आके उनकी चाय या केक का बंदोबस्त करना है। तो चाय और केक जो है वो भी हम पैटी के थ्रू बाय नहीं कर सकते, हमने कहाँ करना है, ई पैड के ऊपर डालना है। तो कुछ चीज़ें जैसे बहुत ही अर्जेंसी वाली चीज़ें हैं, उसके लिए घंटा डेढ़ तो देना पड़ेगा आपको। कुछ चीज़ों में 10-15 मिनट से देना पड़ेगा कि गेस्ट 1 घंटा तो वेट नहीं करके चाहेगा। तो कुछ चीज़ों के बारे में ऐसा नहीं है कि सब आपके बारे में कि आपके 5 मिनट दे दिए 10 मिनट दे दिए, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि वो नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या चीज़ है। एटलीस्ट जो है पैटी कैश के लिए 1 डे का टाइम होना चाहिए, RFQ के लिए 2 दिन का टाइम होना चाहिए। सर वो तो ठीक है, लेकिन कुछ अदारे ऐसे हैं, अभी मैंने पाकिस्तान मिंट में जो है ना काम कर रहा हूँ, वहाँ पर ठीक है। उन्होंने क्या किया है, वो जो है ना वहाँ पर एक जो है ना सीनियर ऑफिसर था, उसको लैपटॉप चाहिए था। तो ठीक है। उन्होंने कहा आप जो है ना लैपटॉप ले आए, ठीक है, जितना रेट अब जो है ना कहते हैं जो है कहते हैं जितने का आएगा उसमें जो है ना प्रॉफिट और टैक्स ऐड करके, तो आपको जो है ना मैं 10 मिनट का टाइम देता हूँ, आप जो है ना उस पर जो है ना अपलोड करके तो वो जो है ना कहते हैं विन हो जाएगा। तो उसमें उन्होंने जो है 10 मिनट का दिया टाइम उसको, और उन्होंने जो है ना विन कर लिया टेंडर। मतलब ऐसे हो रहा है काफी ज्यादा ना। ये V2 ने एक चीज प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अगर आपने चीजें पहले खरीद ली हैं तो वो कहता है कि आप खरीदना चाह रहे हो या ऑलरेडी खरीद चुके हो। देखिए एजेंसी होगी ना। अब वो कहानी जो है वो टाइम देखो, V1 में बताया ना प्रॉब्लम से, इसलिए V2 लेकर आए हैं। अब आप V2 को क्यों लेकर आए हैं? अब आपने कहा कि हम वो टाइम नहीं देते थे, टाइम अब उनको देना पड़ेगा। ऑलरेडी परचेज कर लिया है तो ठीक है, कि अर्जेंसी बहुत ही अर्जेंसी थी, परचेज करके उसकी लिस्ट को पेस्ट कर दिया। वो प्रोसेस हमारा जब आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन V1 में चीजें नजर नहीं आती थी। हाँ, V2 आने का मकसद यही है कि चीजों में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो, तो वो आपको जो है इंशाल्लाह V2 में नजर आएगा। जब हमारा लेक्चर वो आएगा हम चीजें उस पर डिस्कस करेंगे, तो आपका ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा सर, मेरा एक और इशू ये था कि फर्ज करें कि हमने एक टेंडर में अप्लाई किया, स्टेशनरी की आइटम्स थी कुछ, ठीक है, उसमें अप्लाई कर दिया, हमें जो समझ आया हमने उस हिसाब से जो है ना रेट बढ़ दिया। बाद में जब हम्म। हमने डिलीवरी दे दी,
उन्होंने चेक किया सामान, ठीक है, उन्होंने कहा कि हमने जो है ना कहते हैं पैक लिखा हुआ था, तो आपने हमें नोज में जो है ना वो दे दिया मटेरियल, तो हम मतलब ऐसे नहीं करेंगे। फिर उसका क्या सोल्यूशन है, फिर उसका क्या कर सकते हैं? देखें, अगर उन्होंने पैक मांगा है तो आपको मैंने बताया कि जब हम टर्म एंड कंडीशन है, मैंने यही कहा था कि बेसिक रिक्वायरमेंट टेंडर, जब हम टेंडरिंग की तरफ या पैटी कैश की तरफ या आरएफ की तरफ आएंगे तो मैं टर्म कंडीशन के बारे में बताऊंगा कि हमने टर्म एंड कंडीशन को लाजमी पढ़ना है। अगर मैंने कहा कि मुझे आई नीड अ बॉक्स ऑफ पेंसिल, अब क्या लिखा है, बड़ा क्लियर कट लिखा है, पेंसिल बॉक्स, नॉट अ पेंसिल, 3 बॉक्स पेंसिल। या 3 पेंसिल का मतलब है कि ओनली 3 आइटम या 3 पेंसिल्स चाहिए। जब मैं लिख रहा हूं 3 बॉक्स लिख रहा हूं, ये एक बॉक्स में 10 होती हैं, अंडरस्टूड सी बात ही है, दर्जन है या 1 दर्जन होती हैं या 10 होती हैं, ऑलमोस्ट पता नहीं किस तरह कोई है। तो वो चीजें आइडेंटिफाई कि एक पैक लिखा हुआ है, तो पैक लिखेगा तो पैक ऑफ इतने नंबर ऑफ आइटम, उस पैक में इतने आइटम है, ये लिखना भी जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ते, सिंगल आइटम का रेट कोड कर देते हैं, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उन्होंने बड़ा क्लियर कट लिख दिया है कि आप पैक ऑफ पेंसिल, तो वो तमाम चीजें वहां पे मेंशन है। सर मेरा सवाल ये था कि अगर जो है ना कि एजेंसी से मिस्टेक हो जाती है, वो लिख देते हैं नोज, वो मतलब जो है ना पैक नहीं लिखते, जब डिलीवरी टाइम हम जो है ना नोज में उसको डिलीवर कर देते हैं, बाद में वो कहते हैं हमारा जो है ना पैक था, मतलब फिर वो कहते हैं कि आप जो है ना मतलब जो है ना कहते हैं आप जो है ना हमें जो है ना पैक डिलीवर कर दो, हम कुछ जो है ना एडजस्टमेंट कर लेते हैं, मतलब जो है ना ऐसे भी होता है अंदर खाते सारा, ये तो तो वो फिर आपकी जो है ना अमाउंट भी जो है ना रोक लेते हैं। अब आपकी म्यूचुअल जी सर। अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपने पैक मांगे, आप कहते हैं मैंने 3 पैक मांगे, आप 30 पेंसिल देते हो, 3 पैक ऑफ पेंसिल नहीं में नहीं। एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जी ठीक है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ कि अ पेयर ऑफ शूज चाहिए, ज़्यादा कि अगर सेफ्टी शूज चाहिए, पेयर ऑफ शूज का मतलब है कि हमें एक जोड़ा चाहिए, सिंगल पीस तो नहीं चाहिए होगा ना, वो पेयर ही लिखेगा, ऐसे ही है ना। तो अगर वो आप बिल्कुल कह सर। रहे हैं, जिस वक्त आप चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, उस वक्त उन्हें ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट पैक था, नंबर्स में नहीं थे, आप चीज़ें और लेके आए। अगर आपने नंबर में कोड कर दिया है, यानी कि नीचे जब टोटलिंग होती है, आपने टेंडर में लिखा कि मैंने पैक की जगह आपने लिखा कि ये पैक ऑफ पेंसिल इज ₹20, 20 रुपए की एक पेंसिल, आप पैक में अंडरस्टूड है कि एक पेंसिल जो है वो 20 रुपए की हो सकती है, 25 रुपए की हो सकती है, लेकिन जब पैक आएगा वो 200-250 रुपए का होगा। क्लियर हो रहे हैं ना। तो अगर आपने पैक की जगह 20 रुपए लिख दिए तो ये श्योर मिस्टेक, आपको स्टेट के ऊपर देना होगा, सही हो गया सर, सही हो जी लेकिन हसन आपने भाई, क्लियर है सवाल आपका? जवाब क्लियर है? गया। जी जी बिल्कुल क्लियर हो गया। चलें जी, नेक्स्ट हम अपॉर्चुनिटी देंगे नोट 8 प्रो के नाम से, हमारे पास आईडी आ रही है, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया था कि ये इसका अकाउंट ओपन करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो इसमें सिर्फ आईडी कार्ड ही रिक्वायर्ड है। और इस अकाउंट से हम मिसाल के तौर पर पंजाब में अगर काम करना है तो फिर पंजाब की आईडी अलग होती है या किस तरह ये सब चलता है? अगर आपने केपी में काम करना है तो उसके लिए फिर अलग अकाउंट बनाना पड़ता है और उसी डॉक्यूमेंट्स पे सारा काम चल जाता है? थोड़ा सा गाइड कर दें कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे प्रॉपर अकाउंट ओपन करने कि के लिए जब हम प्रॉपर अकाउंट तरीके से। ओपन थैंक यू। करेंगे, आज ओरिएंटेशन क्लास है, ये बड़ा वास्ट फील्ड है। जब हम अकाउंट ओपन करेंगे उसमें हम डिटेल से बताएंगे। आपका यूज़र एक ही रहेगा, आप यूज़र एक यूज़ करते हुए आप अपना अकाउंट फेडरल में भी ओपन कर सकते हैं, पंजाब में भी ओपन कर सकते हैं, सिंध में भी ओपन कर सकते हैं, केपीके में भी कर सकते हैं, जीबी में, आज़ाद कश्मीर में और बलूचिस्तान में ये एप्लीकेबल नहीं है। हर एक का पे उनका अपना अपना इंटरफेस है, तो एक इंटरफेस पे रहते हुए आप इन 3 सूबों में और फेडरल में काम कर सकते हो। जी, नोट 8 प्रो जी जी मौजूद जी है? जी 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 सर जी आपका मैं नाम जान सकता हूँ? सर रिप्लाई कर रहा हूँ। हमाद नाम है मेरा, मैं सर की बात सुन रहा था तो जी मुझे क्लियर हो गया। और सर ये जो पेटी कैश है, पेटी कैश और ई पैड एक ही चीज है ना? एक ही आप बता रहे हैं ना? एक ही ई चीज है? ई पैड के अंदर 3 किस्म के टाइप्स हैं, एक है पैटी कैश, दूसरा RFQ, तीसरा टेंडर। 3 मुख्तलिफ प्रोसेस हैं। मैंने बताया कि पैटी कैश का जब भी जिक्र आएगा वो 100,000, 1 लाख रुपए तक की प्रिक्योरिंग जब करती है एजेंसी, तो 1 लाख तक की चीज को हम पैटी बोलते हैं। अंडर जैसी पैटी का जिक्र आए, आपको पता चलने कि ये 1 लाख के अंदर हमने काम करना है,
1 लाख से ऊपर नहीं करना। अगर रेट ज्यादा कोट करेंगे, पैटी का मतलब ही 1 लाख है। RFQ का मतलब है कि 5 लाख तक आप उसमें काम कर सकते हो। अब तो एस्टिमेशन भी जी जी V2 में एस्टिमेशन भी आ गई कि कितनी एस्टिमेटेड प्राइस है, कितनी उनकी एस्टिमेटेड बजट कितना है, वो भी अब V2 में नजर आ रहा है, V1 में नजर नहीं आता था। जी 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 तो जी। उस तो उसमें जो है पैटी का जब जिक्र आएगा तो उसका मतलब 1 लाख तक की प्रिक्योरमेंट है जी वो थैंक जी। यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। जी जी। नेक्स्ट है जी हमारे साथ मिस्टर अली के नाम से हैंड रेस किया हुआ है जी। काइंडली अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा मिस्टर अली। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा वालेकुम सर, सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम टेंडर विन कर जाते हैं तो में भी कोई ऐसी कंडीशन आती है कि हम टेंडर नहीं लेना चाह रहे, तो सर इस सूरत में हमारी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो सकती है, कोई चांस है कि नहीं? जी जी बिल्कुल, जी जी आपकी बिल्कुल, अनस्ट आपके ना सर। अर्नस्ट मनी भी फॉरफिटेड हो सकती है आपकी। आप इस तरह करेंगे, अपना माइक को बंद करें ना तो आपकी डबल आवाज आ रही है, फिर यहाँ पे वापस आ रही है। प्लीज आप कीजिए। जी जी, आपकी अगर आप टेंडर विन करते हैं और उसके बाद आप बैकआउट होते हैं तो ब्लैक लिस्टिंग की तरफ भी जा सकते हैं, अर्नेस्ट मनी भी फॉरफिटेड हो सकती है। डिपेंड करता है कि दोनों ही काम हो, कि अर्नेस्ट मनी फॉरफिटेड हो जाए, ब्लैक लिस्ट भी हो जाए। डिपेंड करता है कि वो प्रीक्योर एजेंसी आपके साथ किस तरह का बर्ताव करती है। और कोई अ, क्वेश्चन? जी सर, अगर टेंडर दूसरी कंपनी विन कर गई है, जैसे आपने कहा कि डॉक्यूमेंट का इशू आ गया है, तो उसको टेंडर नहीं मिलता, सेकंड नंबर पे अगर वो हमारी कंपनी है तो वो हमें देना चाह रहे हैं टेंडर, लेकिन हम नहीं लेना चाह रहे, तो इस पे कोई वो LOI हमें भेज देते हैं या कोई कहते हैं, तो इस पे हम अगर कहें कि हम नहीं लेना चाह रहे तो वो फोर्स कर रहे हैं कि आप इसको अटेंड करेंगे क्योंकि सेकंड नंबर पे आप हैं, तो इसमें कोई कंपनी कोई। नहीं नहीं, आप मेरी बात, आप मुझे बताएं कहाँ से हैं, बिलोंग्स करते हैं, मुझे उसके हिसाब से आपका अकाउंट कहाँ कहाँ ओपन है, मैं उसके हिसाब से बताता हूँ। बोले आप। जी जी सर, सर मैं साहिवाल से हूँ। हम बेसिकली वैसे सॉरी, ट्रांसफार्मर का। बात थोड़ी सी क्लियर करें। जी सर, साहिवाल से। साहिवाल से हैं आप, जो है वो फेडरल में काम करना चाह रहे हैं या पंजाब में काम कर रहे हैं? सर ओवरऑल वैसे चल रहा है, मोस्टली अच्छा, पंजाब में ही होता है। पंजाब में भी जो है वो V2 स्टार्ट हो गया है, पहले नहीं था, जी जी V2 इसमें वहाँ भी स्टार्ट हो गया है। जो अब जो है, अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, जो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे V1 और V2 में, जब बिड की सबमिशन के बारे में पढ़ेंगे, बिड सबमिशन से मुराद इसमें पेटी कैश भी है, RFQ भी है, टेंडर भी है। बिड सबमिशन हम करेंगे, तो बिड सबमिशन में अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ ही नहीं जाएंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट ही सबमिट नहीं होंगे, या आपका केस जो है वो सबमिट नहीं होगा। V1 में नहीं सर पता चलता। जी, V1 में पता नहीं चलता था, लेकिन V2 में बड़ी क्लियर कट सिचुएशंस हैं और आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि आपकी चीज़ें में ये डॉक्यूमेंट्स में कमी बेशी है या चीज़ों में प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली जो है वो आपको जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेकर नहीं जाएगा। जी सर और आप बेहतर। अच्छा कह रहे हैं, सर, वी आप टू दूसरा में भी। क्वेश्चन ये, आप दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप जो है थर्ड नंबर पे हैं या फोर्थ नंबर पे हैं, और आपको जी कह रहे जी हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट, ये हम आपको असाइन कर रहे हैं। तो आप उनसे ये कहें कि अगर जो लॉस था वो नहीं दे पाया, अगर आप जो प्रोडक्ट आप मांग रहे हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट बन रही है उसके हिसाब से, तो आप उसको एग्री करें। LOI का मकसद क्या है? लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट क्या चीज़ है? आप वो चीज़ को बेचना चाह रहे हैं, आपकी वो कह रहा है कि इंटेंशन लेना चाह रहे हैं, आपकी तवज्जो लेना चाह रहा है कि आप इसको कब पे काम कर रहे हैं, आप नो कर दें। अब नो करने से क्या होगा? बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमें किसी इदारे में एंटर होने का मौका मिल रहा है, वो आप फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हो, और सपोज मेरे एक क्लाइंट हैं, कंसल्टेंसी में प्रोवाइड करता हूँ, वो उन्होंने उन्होंने काम जो है अब किया, तो मैंने कहा कि सर इस तरह करें कि आपके प्रेसिडेंट हाउस में, PM हाउस में भी जो है ना, सेक्रेटरीट में भी ये चीज़ें आई हैं, आप सप्लाई कर सकते हैं। ओ यार, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहाँ चीज़ें क्लियर नहीं होती। मैं करें तो सही ना। अब उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उनको प्रेसिडेंट हाउस से भी काम मिल गया, और प्रेसिडेंट और PM हाउस से भी काम मिल गया। अब उनकी जो है एक जो उनकी प्रोफाइल थे उसमें दो बड़े नाम ऐड हो गए कि यार इनसे तो प्रेसिडेंट हाउस वाले भी खरीद रहे हैं, PM वाले भी खरीद रहे हैं। तो एक बड़ा नाम जब आ जाता है, अगर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो आप इनकार ना करें। मेरी सजेशन यही होगी, आप कर सकते हो, वो आपको इनकार नहीं करेंगे, वो 50 तरफ मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको बेनिफिट या प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन सिस्टम में एंटर होने का मौका मिल रहा है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करना। जी सर बिल्कुल।
अच्छा, जैसे सर लास्ट वीक की बात है, V2 के अकॉर्डिंग टेंडर आया था सेस्को का फैसलाबाद का। तो जी उसमें जी। हमने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें देखे ना, टैक्सेशन जैसे 18% लगता है। तो उसमें क्योंकि न्यू न्यू वर्जन था तो मोस्टली को नहीं था पता इस बारे में ना। तो अब वो कह रहे हैं कि 18% वो रेट जो उन्होंने इन किया रेट डाला है ना, वो है टैक्स के बगैर डाला हुआ है। तो लेकिन आप उनका रेट वैसे वैसे कम है, ओवरऑल से कम है, लेकिन उन्हें टेंडर नहीं मिला। अब मैं जो V1 था उसमें टैक्स नजर आता था कि कितने परसेंट टैक्स है, लेकिन V2 जो है उसमें टैक्स के साथ अपने अमाउंट को इंक्लूड करना है। V2 में पोजीशन ही कंप्लीट चेंज हो गई है। जी सर, बेहतर हो गया, क्लियर हो गया क्वेश्चन, थैंक यू सर। जी। नेक्स्ट। बहुत शुक्रिया जी अली भाई आपका। नेक्स्ट है जी हमारे साथ मिस्टर दानियाल शाह बुखारी साहब। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा दानियाल। मिस्टर दानियाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने ईपेड पे अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है और वो फेडरल में रजिस्टर्ड शो कर रहा है वहाँ पे, उसको उसने वेरीफाई कर चुका है। बट वो पंजाब में नहीं वेरीफाई हो रहा। सेम एनटीएन में डाल रहा हूँ, हालांकि मैं टैक्स पेयर भी हूँ, फाइलर भी हूँ, सब कुछ मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। आपका क्या कह रहे हैं? जीएसटी कहाँ का बना हुआ है, आपका कहाँ रजिस्टर्ड है जीएसटी? जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है कंपनी, क्योंकि हमारा एडवर्टाइजमेंट बिजनेस है, तो जीएसटी उसके अंदर तो आता ही नहीं है सर्विस प्रोवाइडिंग में। सर्विस प्रोवाइडर में जीएसटी क्या? मेरा नहीं ख्याल कि आप उसके पास 15% 16% है, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, जीएसटी के बाद तो कोई नहीं करेगा ना। बट अभी एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी हमारा। आप रजिस्टर्ड करेंगे तभी आपका अकाउंट ओपन होगा ना, रिक्वायरमेंट पूरी करें ना भाई। पर फेडरल में तो वो चल रहा है ऑलरेडी हमारा। अब आपका एफटीएन रजिस्टर्ड होगा ना, तो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं होगा ना आपका। जी। पंजाब में, पंजाब में रजिस्टर्ड कराएं उसे। पंजाब में भी रजिस्टर्ड करवाया है, बट वो वहां पर कर ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं यार आप अपना यहाँ पे दोबारा अलग से कुछ करवाएं, टैक्स जाके जमा करवाएं पंजाब में जाके। तो अब वो पंजाब में पंजाब। या तो आपका सेल्स टैक्स जो है वो एक्टिव नहीं होगा। आपका होगा तो सही, लेकिन आगे एक्टिव नहीं होगा। इसीलिए वो कह देंगे यार आप रिटर्न तो फाइल करें ना, आप रिटर्न फाइल नहीं करते होंगे। जी, पंजाब में नहीं करते हैं। तो करें ना भाई, उसमें जो पंजाब के टैक्सी पे करेंगे तो होगा ना। जी ठीक है सर, थैंक यू। जी जी। नेक्स्ट कोई और? नहीं जी, और कोई पार्टिसिपेंट हमारे साथ है तो काइंडली हैंड रेज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यू हैव अ टाइम स्टिल। एनीबॉडी, किसी का कोई और क्वेश्चन? जी। तो मुबीन भाई आपके कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स हैं या मैं अच्छा, हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट मौजूद हैं अभी, फेस्केप्ट SQP के नाम से। जी जी। जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। जी जी, बात कीजिए। नहीं, एक पार्टिसिपेंट है हमारे साथ। जी जी। सर करें, हम उनसे बात करें, उनसे करें ना उनसे। चलें जी, इंशाल्लाह फिर इस दुआ के साथ अगेन अल्लाह ताला मेरे और आपके इल्म में इजाफा फरमाए, इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।